मैं सिर्फ अनुभव बोलता हूँ। जब भी कभी क्लास में बैठता हूँ तो क्लास में बच्चों के साथ अनुभव बताता हूँ कि बेटा अनुभव जो है वो किसी किताब में लिखे हुए नहीं है। हम जिन चीज़ों से गुजरते हैं हम वही बात आपको बताते हैं और वो चीज़ें आपको कनेक्ट कर जाती है। शायद यही कारण है कि आप एक शिक्षक से इतना प्रेम करते हैं और ये बड़ी एक अच्छा दौर आया है कि बच्चा शिक्षक से प्रेम कर रहा है। और मैं मानता हूँ कि वो देश, वो पीढ़ी कभी भटक नहीं सकती जो अपने शिक्षक से इतनी आत्मीय रूप से जुड़ी हुई होती है। ये सबसे अच्छी बात है। यहाँ पे वागड़ के इस क्षेत्र से हमारे अब विभागीय साथी हो गए, सत्यन जैसे नव युवक कह सकते हो। 21-22 वर्ष की उम्र में कॉलेज के अंदर प्रोफेसर बनना बिल्कुल आसान कार्य नहीं है। ये आपके लिए प्रेरणा है। आप ये एक्सक्यूज नहीं कर सकते, बहाने नहीं बना सकते कि हम पिछड़े क्षेत्रों से आते हैं या हमारे पास में अच्छे इंस्टीट्यूट नहीं है, हमारे पास में अच्छी किताबें नहीं है, हमारे पास में अच्छे गाइडेंस नहीं है। ये सब बहाने लगने लगते हैं जब आप में से एक युवा उठ के 22-23 वर्ष की उम्र में राजस्थान लोक सेवा आयोग के अंदर 3-3 चरण पार करके और अंग्रेजी जैसे विषय में राजस्थान की टॉप उस लिस्ट में अपना नाम बनाने में अगर कामयाब कोई हो रहा है तो ये सब चीजें बहाने लगने लग जाती है कि मेरे पास संसाधन नहीं थे या मेरे पास गाइडेंस नहीं था। ये आप में से उठा हुआ बच्चा, और आप सोचिए कि यहां से यहां तक की यात्रा कर ली इन्होंने, यहां से यहां तक की यात्रा इन्होंने स्वयं से की है। हमारा इनमें कोई योगदान नहीं है। सिलेक्शन अगर हुआ है तो सिर्फ इनकी खुद की पढ़ाई की बदौलत हुआ है। हाँ, हम लोगों ने सिर्फ इतना किया होगा कि भाई परीक्षा में कैसे काम करना है, इंटरव्यू कैसे देना है। तो ये आपके लिए प्रेरणा स्रोत होने चाहिए, आपके आदर्श होने चाहिए कि हमें भी इस तरह से काम करना है। तो मैं भाई सत्यन का, विद्यार्थी सत्यन कह सकते हो, अभी तो हमारे विभागीय साथी हो गए। आपका बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं देता हूं। ये सिलेक्शन आपके लिए जरूरी नहीं था, इस पूरे क्षेत्र के लिए जरूरी था। इन्होंने उन सारे मिथकों को तोड़ दिया कि भाई पीछे इलाकों से सिलेक्शन नहीं होते। मैं आपको बात बताऊं, जब मैं मेरे गांव से 8वीं कक्षा करके बाहर निकला था, मेरे गांव में 8वीं कक्षा ही थी उस समय। तो विद्यालय से बाहर निकलने के बाद में हमने 9th 10th भी किया उस गवर्नमेंट स्कूल से। 1 साल में आदर्श विद्या मंदिर में जरूर पढ़ा था। फिर 11th 12th वापस पास में आ गया था गवर्नमेंट स्कूल के अंदर। उस समय तक हमारे क्षेत्र में ये धारणा थी कि नौकरी नहीं लगती। नौकरी उनकी लगती है जो बहुत बड़े लोग होते हैं या बहुत अच्छे अच्छे विद्यालयों में, प्राइवेट स्कूल्स में पढ़े हुए होते हैं, पैसे बहुत होते हैं जिनके पास में। ऐसी ऐसी धारणाएं थी, मेरे गांव में भी थी। 10वीं करते ही या तो बच्चे को स्कूल छुड़वा दी जाती थी या 9th में छुड़वा दी जाती थी। और जब मैं बाड़मेर की कॉलेज में आया पढ़ने के लिए, तो उस समय मुझे लगता कि मेरे गांव के हम 3-4 स्टूडेंट ही थे जो बाड़मेर में पढ़ रहे थे। और फिर जैसे ही मेरी नौकरी लगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर, तो सबसे बड़ा मिथक टूटा गांव का कि नौकरियां भी लगती है ना। तो मैं कहीं कोचिंग गया था, ना किसी प्रकार का कोई ऐसा बैकअप था, ना कोई बड़े बड़े विद्यालय में पढ़ा था, ना कोई ऐसा आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट था। बहुत सामान्य विद्यार्थी रहा था कक्षा 10 से लेके ठेठ आगे तक। 10वीं में बड़े मुश्किल से पास हुए थे 49% के साथ में, 12वीं में 61% के साथ में पास हुए, बीए करी 55% के साथ में। और उसके बाद में एक के बाद एक नौकरियां लगनी शुरू हुई। 5-6 डिपार्टमेंट चेंज कर दिए, सारी परीक्षाएं पास की और सब डबल डिजिट में की है। सारी रैंक जितनी भी अंडर 100 रैंक रही हुई है। अब ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप इन चीजों को कनेक्ट कर पाओ, कि मुझे लगता है कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो बहुत ही मध्यम वर्गीय या उससे भी नीचे की आय वाले के परिवारों से हैं। आप में से अधिकांश स्टूडेंट ऐसे हैं जो सरकारी विद्यालयों से आए हुए हैं, जिनके कई बार विद्यालयों में पूरी फैकल्टी भी नहीं होती। आप में से अधिकांश विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके घर में कोई नौकरी में नहीं है। पहले ही प्रतिनिधि आप है जो बाहर निकल के, शहर गांव से बाहर निकल के पढ़ रहे हैं। आप में से अधिकांश विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके पास कोई मार्गदर्शन नहीं है कि करना क्या है, कैसे करना है। आप में से अधिकांश विद्यार्थी ऐसे हैं जो महानगरों में रह के फीस अफोर्ड नहीं कर सकते। मैं भी उसी किस्म का विद्यार्थी रहा हूं, इसलिए हमारे में और आप में बड़ी समानताएं हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि किसी भी क्षेत्र की पहचान वहां के लोगों से होती है, वहां की भौतिक विशेषताओं से नहीं होती। इस पूरे वागड़ क्षेत्र को अगर एक भी ऐसे सत्यन जैसे 5-7 बच्चे भी मिल जाते हैं ढंग के, आज ये लगे, और अगर ये 4 लोगों को और बढ़िया पढ़ा के आगे बढ़ाएंगे तो देखना इस क्षेत्र का अपने आप ही धीरे धीरे उस मानचित्र पे नाम होना शुरू हो जाता है। तो आपके ऊपर केवल आपकी जिम्मेदारी नहीं है, आपके ऊपर आपके परिवार की जिम्मेदारी है और आपके पूरे क्षेत्र की भी जिम्मेदारी है। अगर आप एक बढ़िया सा रिजल्ट देते हो तो पूरे क्षेत्र को मोटिवेशन मिलता है। मैं वापस अपने आप से कनेक्ट करना चाहूंगा
कि जब मेरी नौकरी लगी उसमें मेरे गांव में कोई एक दो लोग नौकरी में थे, बहुत पुराने लोग, नया एक भी नहीं था। आज अगर गांव जाके देखोगे तो 35 से 40 लोग राजपत्रित अधिकारी सरकारी सेवाओं में, स्टेट गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट में लगे हुए हैं, 50 तैयारी कर रहे हैं। और ये महज 8 से 10 वर्षों के भीतर पॉसिबल हुआ है। जब मैं नौकरी लगा तो मेरे आसपास के बच्चों को लगा कि अगर ये लग सकता है तो हम भी लग सकते हैं। वो भी पढ़नी शुरू किए। और मैं हर बार ही कहता हूं कि जिस स्तर का हम पढ़ेंगे उस स्तर का परिणाम मिलेगा, भले आज मिलो चाहे 1 साल बाद मिलो, कोई एक्सक्यूज है ही नहीं। आपने बहुत जबरदस्त मेहनत की है तो आपके पास बहुत शानदार परिणाम होगा 2 साल बाद। अगर आप मेहनत के नाम पे, केवल पढ़ाई के नाम पे अगर ढोंग कर रहे हैं तो रिजल्ट कभी नहीं मिलेगा, भले आप 20 साल किताब लेके बैठ रहो। पढ़ाई न्याय करती है। और मैंने देखा है कि जिस बच्चे ने बहुत ढंग से पढ़ा है, ढंग से पढ़ने का क्या मतलब होता है? ढंग से पढ़ने का मतलब होता है कि ऐसा स्टूडेंट जिसने पूरी दुनियादारी से खुद को अलग कर लिया है, जिसको लगा है कि अपनी मुक्ति केवल इन पुस्तकों में ही संभव है, जिसने अपने पुस्तकों को, अपनी अध्ययन सामग्री को अपना जीवन मान लिया है, जिसकी अपनी पुस्तकों के अलावा बाहरी कोई बहुत बड़ी दुनिया नहीं है, जो अपने लक्ष्य को लेकर बहुत गंभीर है, जिसको लगता है कि मेरे परिवार का उत्थान मेरे से ही होगा और ये मैं ही कर सकता हूं। ये बड़े सीरियस स्टूडेंट होते हैं, ये बड़े गंभीर विद्यार्थी होते हैं। और ऐसे विद्यार्थियों को मैंने कभी भी असफल होते हुए नहीं देखा। जिसने खुद को 3 साल का समय दिया है, कहते हैं कि कोई भी बिजनेस हो या कोई भी लक्ष्य हो, निरंतर 1000 दिन का समय मांगता है। 1000 दिन का टाइम मांगता है कोई भी टारगेट अचीव करने का। ये बड़ा सिंपल सा नियम है। कोई भी बिजनेस को भी अगर एस्टैब्लिश करना है तो आपको 1000 दिन का समय चाहिए, मतलब मोटे मोटे 3 साल चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को कोई अधिकारी बनना, आईएएस बनना है, आरएएस बनना है या फिर प्रोफेसर बनना है, 3 साल शिद्दत से मेहनत चाहिए। अगर वो कर ली गई तो आगे का शेष जीवन जितना भी है वो बड़ा सम्मानजनक जीवन होता है। बात नौकरी की नहीं है, हर फील्ड की है। क्योंकि देखो, नौकरी तो 2% लोग लगते हैं और मैं सरकारी नौकरी को कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट मानता भी नहीं हूं। सरकारी नौकरी लगना सभी दुखों का समापन है, ये बहुत गलत धारणा है। सरकारी नौकरी केवल एक जीविका निर्वाह का साधन है, इससे अधिक कुछ नहीं है। सम्मान देगी, सब दे देगी, परंतु सरकारी नौकरी सब कुछ नहीं है। बिजनेस, अपना खुद का काम धंधा करके भी व्यक्ति सरकारी नौकरी से ज्यादा अच्छा कमाता भी और ज्यादा अच्छा जीवन भी जीता है। और मैं तो मेरे स्टूडेंट्स को भी कहता हूं, सर कि 3 साल बढ़िया मेहनत कर लो, कहीं होता है तो ठीक बात है, नहीं होता है तो एक आधा और अटेम्प्ट लो, नहीं तो अपना काम धंधा शुरू करो। एटलीस्ट आपकी जवानी खराब तो नहीं हो। और 3 साल किसी ने ढंग की मेहनत की है, वो बच्चा फेल हो नहीं सकता। मैं ये स्टंप पे लिख के दे सकता हूं। आज अपना ये सेमिनार जब समाप्त हो, उसके बाद आप काउंट करके 1000 दिन काउंट कर लेना कि आज के 1000 दिन बाद कौन सी डेट आ रही है, और उस दिन तक आप निरंतर पढ़ लेना। एक बढ़िया टारगेट बना लो, कोई भी टारगेट बना लो। जो टारगेट बनाते हो उस टारगेट के कुछ 4-5 लोगों को सुन लो और एक अध्ययन सामग्री तैयार कर लो, लिस्ट बना लो। और उसके बाद में आप 1000 दिन तक, 3 साल, 1000 दिन का 3 साल, हमारी ग्रेजुएशन भी 3 साल की होती है, हमारा बीएसटीसी बीएड भी लगभग 3 साल का ही होता है। 2 साल के सेशन वगैरह रिजल्ट अगर आते आते 2.5 से 3 साल लग जाते हैं। और 3 साल तक आप अपना टाइम दे दो। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि 24 घंटे किताबों को दो, 5-6 घंटे दे दो रेगुलर, खूब होते हैं। नियमित पढ़ने वाले बच्चे के लिए 5-6 घंटे खूब होते हैं। मैं आपको कह रहा हूं कि जब आप 1000 बच्चे तैयारी शुरू करते हैं, लास्ट में 10 बच्चे बचेंगे जो 3 साल लगातार लेके चलेंगे, और वही 10 बच्चे चयनित होंगे। बाकी के सारे सिस्टम को दोष देते हुए नजर आएंगे कि सिलेक्शन होते नहीं है, नकल होती है, ये होता है, वो होता है, सब फालतू बात है। अभी कुछ दिन पहले कुछ बच्चे आए, सर फर्स्ट ग्रेड में सीट तो सर 72 ही है, हम जने 52,000 है, तो बाकी को तो सर बेरोजगारी रहना, केवल 72 का तो होना है। तो मैंने कहा एक बात बता, 72 कौन से होंगे? उन 72 में आप भी हो सकते हैं, उन 72 में कोई भी हो सकता है। ये हमारी मानसिकता हो गई है। अब जैसे आप यहाँ 1000 बच्चे बैठे हो, मैं कहूं कि इसमें से एक ही हत्या करनी है, तो आप सभी अंदर से डरोगे, यार ये मेरा ही नंबर आएगा। अब 1000 में से जब हत्या की बात आई तो अब लग रहा है कि मेरा ही नंबर आएगा। और मैं कह रहा हूं कि इन 1000 में से एक सिलेक्शन करना है, तब आप कहोगे मेरा तो नहीं होगा भाई। ये सब माइंडसेट का खेल है।
जब मौत की बात आ रही है, नेगेटिव बात आ रही है, तब तो लग रहा है कि ये मेरे ऊपर ही होगी। जब मैं कह रहा हूं कि 1000 में से मुझे एक सिलेक्शन करना है, किसी का भी मैं कर सकता हूं, तब आपको लगता है किसी और का होगा, मेरा तो नहीं होगा। क्यों? वो 72 में से कौन होंगे वो क्या पता। आप तैयारी करोगे तो 72 में से आप हो जाओगे। इसलिए मेरा बड़ा स्पष्ट सा नियम रहा है। मैंने एक अनुभव किया क्लासेस के अंदर कि जो बच्चा 3 साल तक, इन 1000 दिनों तक बड़ी सीरियसली मेहनत करता है, वो बच्चा कभी कंपटीशन के जीवन में फेल नहीं हो सकता। तो आज के इस सेमिनार की पहली बात जो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं, आपका आना तभी सफल है और मेरा इतना दूर से आना तभी सफल है जब मेरी कोई एक आधी बात आप जीवन में लागू करके जाऊं। तो पहली बात ये कहना चाह रहा था कि अगर आप चाहते हो कि जीवन में इस तरह से प्रोफेसर बने या आरएएस बने, आईएएस बने, तो गांठ बांध लेना दिमाग में कि आपको 1000 दिन बढ़िया मेहनत करनी है, उसके बाद परिणाम देखना कितने आते हैं आपके पक्ष में। पहली बात। अब मैं दूसरे पॉइंट पे आना चाहूंगा। यहां पे मैं देख रहा हूं कि वागड़ के अंदर और मारवाड़ में एक बड़ा फर्क आ रहा है। या अध्यापक बन गए या एलडीसी में सिलेक्शन हो गया, उसके बाद लगता है कि बस जन्नत नसीब हो गई है बस, और वो संतुष्ट होकर अपने घर बैठ जाता है, आगे कोई प्रयास नहीं करने। मुझे लगता है कि एक व्यक्ति को हमेशा अपनी वर्तमान स्थिति से असंतुष्ट रहना चाहिए। आप वर्तमान स्थिति से असंतुष्ट होंगे तभी आप आगे पढ़ पाओगे, और जब आप पढ़ोगे तभी आप अपनी करियर को और ग्रोथ करवा सकते हो। आप अध्यापक है, लेकिन अध्यापक होने के साथ साथ आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि आप आसपास के 4 बच्चों को और भी पढ़ाएं और आप खुद भी पढ़ें। इससे क्या होगा कि इससे पढ़ाई का माहौल बना रहेगा, और पढ़ाई का जितना अच्छा माहौल बनेगा उतना ही आसपास सिलेक्शन होंगे। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को यहां संतुष्ट नहीं होना चाहिए, बल्कि निरंतर पढ़े रहना चाहिए, क्योंकि भावी आगे की जो पीढ़ी है वही पीछे की न्यू कमर्स को मोटिवेट करती है। अब आप सोचो कि मैं 2010-11 में नौकरी लग गया था। नौकरी करने के जैसे लग गई, मैं गांव जाके सो जाता आराम से। तो मैं न तो आज इस मंच पे होता, न आप मुझे सुन रहे होते, न मुझे आप जान रहे होते। मेरे साथ हजारों लोग लगे थे। मेरी 13वीं रैंक थी फर्स्ट ग्रेड में, 12 मेरे से आगे थे, आप नहीं जानते होंगे, मैं भी नहीं जानता हूं। प्रोफेसर में मैं 33वीं रैंक पे था। आज प्रोफेसर की नौकरी करते हुए मुझे 7 वर्ष हो गए। 32 मेरे से आगे थे। आप कितने लोगों को जानते होंगे मुझे नहीं पता, हम भी नहीं जानते। हमने नौकरी के बाद में भी अपने एफर्ट्स जारी रखे हैं। अभी जैसे सत्यन बने फर्स्ट ग्रेड, सॉरी प्रोफेसर इंग्लिश में, अगर ये शांति से बैठ जाएंगे ना घर पे, तो 5-7 साल बाद इनकी कोई आइडेंटिटी नहीं होगी। ये इनके लिए कड़वा सच है, मैं तो हमेशा कड़वा ही बोलता हूं। परंतु अगर ये काम करेंगे आगे, अगर ये आगे काम करेंगे, लिखेंगे, कुछ पढ़ाएंगे, कहीं पे एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालेंगे, आप 5 बच्चों को मोटिवेट करेंगे, तो इनका एक अलग ही प्रभाव पड़ेगा और इनको कई आने वाली पीढ़ियां याद रखेगी। आप मुझे इसलिए नहीं सुन रहे हैं कि मैं प्रोफेसर हूं, कई बैठे हैं। आप इसलिए सुन रहे हैं कि मेरी कोई बात आपको ठीक लगी होगी, और मेरी कोई बात ठीक इसलिए लगी है कि मैंने कहीं बोली होगी, और मैंने कहीं बोली है तो इसलिए बोली होगी कि मेरा वो अनुभव रहा होगा, और मेरा अनुभव इसलिए रहा होगा कि मैंने उस और काम किया होगा, क्योंकि बिना काम के तो अनुभव आता ही नहीं है। और काम किया है तो अनुभव हुआ, अनुभव हुआ है तो बात बोली, और बात बोली है तो आपको कनेक्ट कर गई, और उसी कनेक्ट होने की वजह से आपका मुझे प्रेम मिल रहा है। इसलिए कह रहा हूं कि आप जीवन में कभी भी, वो कथन आता है उसका, लॉर्ड कैनिंग का, भारत के पहले वायसराय, उनको कहा कि अब भारत में बहुत शासन हो गया, वापस आ जाओगे आप। उन्होंने कहा कि आगे बढ़ना खतरनाक है अब, परंतु पीछे जाना और विनाशकारी है। आगे बढ़ना खतरनाक है, पीछे जाना विनाशकारी है। इसका मतलब यह है कि पीछे तो नहीं जाएंगे, अब बढ़ेंगे तो अब आगे बढ़ेंगे। खतरनाक जरूर है, लेकिन गति अब सस्टेन रहेगी, आगे बढ़ेंगे। तो मेरा सीधा सा आप सभी को यही है कि रुकना नहीं है कहीं पे भी। आप नौकरी लग गए हैं तब भी पढ़ते रहे, मेहनत करते रहोगे तो इस पूरे क्षेत्र में शैक्षणिक जागृति में आपका योगदान रहेगा और आपको भावी पीढ़ियां याद करेगी। तीसरी बात जो मैं आपको कहना चाह रहा था, छाया कर रहे सर आपकी टीम बड़ी तगड़ी है सर। बड़ी तगड़ी टीम है, सांसें फूल जाती है कार्यक्रम करवाने में क्योंकि कार्यक्रम करवाने में बहुत दिक्कतें आती है।
पहले दिक्कत ये आती है कि जिस हिसाब से सीटिंग की उस हिसाब से लोग आएंगे कि नहीं आएंगे। दूसरी दिक्कत ये आती है कि अगर अधिक आएंगे तो क्या करेंगे। तीसरी दिक्कत आती है कि मौसम अगर बिगड़ गया तो अल्टरनेट व्यवस्था क्या करेंगे। लाइट चली जाती है तो उसकी अल्टरनेट व्यवस्था क्या होगी। अतिथि समय पे पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे। रात, एक रात नहीं, कई दिनों तक आयोजकों की नींद उड़ जाती है। हम लोगों को तो क्या गाड़ी में बैठ के गियर लगा के आना है। आयोजकों की हालत बहुत खराब होती है। मैं अक्सर कार्यक्रम में जाता रहता हूं, तो ऐसे आयोजकों के लिए हमें हमेशा से अप्रिशिएट करना चाहिए। मैनेजमेंट की बड़ी केस स्टडी होती है। आयोजन करना बिल्कुल आसान काम नहीं होता है। अभी बारिश का मौसम बन रहा है तो उन्होंने ऊपर से फटाफट ये अल्टरनेट व्यवस्था कर रखी है कि बच्चों को धूप नहीं लगे। मैं पुनः मेरी वापस बात पे आता हूं। मैं हमेशा कहता हूं कि एक विद्यार्थी के लिए दो सबसे अच्छे मित्र होते हैं, एक आपकी टेबल कुर्सी और दूसरा खेल का मैदान। अगर एक विद्यार्थी इन दोनों में हमेशा उलझा रहेगा तो वो कभी पीछे नहीं रहेगा। अगर आप मोबाइल की दुनिया में बहुत व्यस्त हैं तो आप मान के चलिए कि आपका दिनों दिन डिग्रेडेशन होता है, पतन होता है, क्योंकि मोबाइल आपकी स्मृति को खा जाता है। जिसका मोबाइल टाइमिंग जितना अधिक होता है उसकी स्मृति ह्रास उतना अधिक होता है। धीरे धीरे याद रहना बंद हो जाता है, याद होना बंद हो जाता है। तब मैं कॉलेज के स्टूडेंट को कई बार कहता हूं कि आप फर्स्ट ईयर में आ गए हैं, सेकंड ईयर में हो, आप 7-8 घंटे पढ़ो, 2-3 घंटे ग्राउंड में चले जाओ, दौड़ के आ जाओ, वॉकिंग करके आ जाओ, जॉगिंग करके आ जाओ, एक्सरसाइज करके आ जाओ। आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी और याद होने की क्षमताएं बढ़ जाती है। अगर आप अपना समय मोबाइल की दुनिया को देते हैं तो मिलना कुछ नहीं है, स्मृति धीरे धीरे डाउन हो जाती है। याद रहे, जिस समय आप अपना समय खराब कर रहे होते हैं उस समय बाड़मेर की किसी लाइब्रेरी में हजारों बच्चे पढ़ रहे होते हैं। उस समय जयपुर की, दिल्ली की लाइब्रेरीज में, यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में बच्चे पढ़ रहे होते हैं। जिस समय हम मोबाइल चला रहे होते हैं उस समय दुनिया पढ़ रही होती है और वो दुनिया हर दिन हमारे से आगे जा रही होती है। एक जागरूक विद्यार्थी को इस चीज का विशेष तौर पे ध्यान रखना है और आप सभी को मैं आज ये कह के जा रहा हूं कि आज से ही आपका जो टाइमिंग है ये पढ़ाई और खेल, इसके अलावा तीसरी जगह जाना ही नहीं चाहिए। बाकी सारा पतन का कारण है, क्योंकि कोरा पढ़ोगे और बीमार हो गए तो मेरी तरह बड़े परेशान होने वाले हो। क्योंकि मैं भी जब कॉलेज टाइम में था, स्कूल टाइम में था, खूब गेम खेलता था, वॉलीबॉल खेलता था, बैडमिंटन खेलता था, क्रिकेट खेलता था, टेबल टेनिस खेलता था, खो खो खेला, ये सारी गेम खेलता था, बहुत फिट था। 800 मीटर में नेशनल गया, बहुत फिट था। मतलब फिर एक ऐसा समय आया कि दिन में इतनी धुन लगी कि बस जीवन में पढ़ना ही है और कुछ करना ही नहीं, बस रात दिन पढ़ना, न खाने का कोई टाइम, न पीने का कोई टाइम। परिणाम ये निकला कि दिल्ली के अंदर आईएएस मेंस के टाइम में मेरे बड़ी आंत डैमेज हो गई, बड़ी आंत डैमेज हो गई और मेंस से 3 महीने बचे। हम एम्स में अपॉइंटमेंट लिया दिल्ली के अंदर और डॉक्टर ने जाते क्या बोला, डायग्नोस करने के बाद डॉक्टर ने कहा कि बेटा किसकी तैयारी कर रहे हो। मैं साहब मैं तो आईएएस की तैयारी कर रहा हूं। डॉक्टर एजेड भी थे, 55 साल के थे। उसने कहा बेटा कुछ कड़वी सच्चाइयां हैं जो एक्सेप्ट कर। मैं क्या हुआ सर? तो क्या आप अब ऐसी बीमारी में जा चुके हैं कि ये बीमारी आपको जीवन भर नौकरी करने नहीं देगी। मैं मतलब ये है कि इसका कोई इलाज नहीं है, मेडिकल में लाइफ टाइम रहने वाली है और इस नौकरी के साथ आप सिविल सर्विसेज की नौकरी नहीं कर सकते। बेहतर है आप एजुकेशन की तरफ मुड़ जाओ। मुझे बड़ा घमंड था अपनी हेल्थ पर कि मेरे को कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि बहुत फिट था। क्योंकि उससे 4 महीने पहले असिस्टेंट कमांडेंट का फिजिकल दे के आया था, एसी का, जिसमें 60 किलो बाहर, बेस्ट एथलीट, सारा कुछ अच्छा करके आया था। तो मुझे लगता था कि मेरी हेल्थ को कभी कुछ हो नहीं सकता था। और स्थिति ये हुई कि 6 महीने के भीतर वो 60 किलो का बार 43 केजी पे आया, 43 किलो पे। वो 15 का हेमोग्लोबिन 7.5 पे आया और अस्पताल में जाके डॉक्टर ने एडमिट कर लिया। उस समय मुझे पहली बार एहसास हुआ, मैं बहुत गंदी स्थिति से गुजरा और अभी भी यही चल रहा है। 16 साल से बीमारी चल रही है। हर दिन ये सोचता हूं कि काश ग्राउंड नहीं छूटते, ग्राउंड में खेलते रहते 1-2 घंटे डेली और पढ़ते रहते तो ये स्थितियां कभी नहीं आती। इसलिए मैं स्टूडेंट को डेली कहता हूं कि बहुत पढ़ाई करिए, लेकिन साथ साथ में डेली 1-2 घंटे ग्राउंड में दीजिए। पैदल चलिए, दौड़िए, भागिए, कोई न कोई गेम्स में एक्टिविटीज करते रहिए, फिर पढ़िए। आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। आप देख लेना कि आपको अपने आप में अंतर महसूस होने लगेंगे, क्योंकि
हेल्थ को दांव पे रख के आप नौकरी लग भी गए ना, तो फिर आगे की पूरी जिंदगी हेल्थ सुधारने में जाएगी। आप अपनी नौकरी के आनंद नहीं ले पाओगे, ना कुछ खा पाओगे, ना पी पाओगे, ना कहीं जा पाओगे। बस सैलरी लोगे तो सैलरी है वो घर वाले खाएंगे, आपको कुछ नहीं मिलना है। मेरे साथ तो ऐसा ही हो रहा है। सुबह उठा, राहुल के सर चाय बना, तो मैंने कहा चाय नहीं पीता। तो सर दूध लाओ, मैं दूध नहीं पीता। कॉफी बना, तो मैं कॉफी नहीं पीता। खाने में सिर्फ दाल रोटी खाता हूं। हलवा बना, तो मैं हलवा नहीं खाता। क्यों? क्योंकि सब डॉक्टर ने बंद करवा रखा है। यात्रा करनी है तो कार से जाओ, बस में नहीं जा सकता। ये सब्जी नहीं खा सकता, वो नहीं खा सकता, ये नहीं पी सकता, वो नहीं पी सकता। अब क्या खा सकता वही लिस्ट है, बाकी सब नहीं खाना है। तो मुझे बताओ कि आपकी सैलरी 2 लाख रुपए हो, आप कुछ खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, जा नहीं सकते हो, 2 लाख रुपए क्या काम के बताओ? उस के मजे तो कोई और ले रहा है। इसलिए अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं है तो आपकी नौकरी सच में कोई काम की नहीं है। इसलिए इन हेल्थ और एजुकेशन दोनों को बैलेंस बना के चलो। आप खूब पढ़ो, आप ऐसा नहीं है पढ़ना नहीं है, खूब पढ़ो। 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे पढ़िए, लेकिन साथ में 1-2 घंटे आप बढ़िया एक्टिविटी कर लीजिए। पानी पिला दो, 1-2 घंटे आप एक्टिविटी कर लो। तो इससे क्या होगा कि आप कभी भी बीमार नहीं होंगे। और हेल्थ के साथ अगर आप काम करोगे तो उसका बहुत बेनिफिट होगा आपको। और ये बात मैं इसलिए कह पा रहा हूं कि मैं इन चीजों से गुजरा हूं। आज भी ये स्थिति होती है कि सुबह शाम 3 टैबलेट के साथ में दिन शुरू होता है और 1 टैबलेट के साथ में रात को सोना होता है। हर दिन 3 से 4 टैबलेट खाते हैं, तब दिन गुजरता है। आपको मेरी लाइफ बड़ी शानदार लग रही होगी कि यार क्या मस्त है, एकदम छोटी उम्र में प्रोफेसर बन गए, गाड़ियां वगैरह, घर वर, इतनी बच्चे पसंद करते हैं, पढ़ाते हैं, पैसे वैसे कोई कमी नहीं है। ये तो है बाहर की जिंदगी जो आपको दिख रही है। इसके पीछे की जिंदगी ये है कि 4 टैबलेट्स खाओ, कुछ खाना नहीं है, सिर्फ पानी पीना है और बड़ी नियमित सी लाइफ है। कहाँ उठना है, कहाँ बैठना है, कहाँ जाना है, कुछ नहीं करना है। साथी सब मजे से खा रहे हैं, मैं बैठा हूं पास में देख रहा हूं। ये है असल जिंदगी जो आपको दिखती नहीं है, जिससे मैं होकर गुजरता हूं। और मुझे जब हेल्दी लोगों को देखता हूं तो मुझे थोड़ी ईर्ष्या भी होती है। ईर्ष्या ये होती है कि ये लोग बड़े आनंद ले रहे हैं और मैं इनको देख रहा हूं। लेकिन साथ साथ में अच्छा भी लगता है कि कम से कम ये हेल्दी तो है, जीवन तो जी रहे हैं। तो मैं आप सभी को कहता हूं कि अपने स्वास्थ्य को हमेशा प्राथमिकता में रखें, दूसरे नंबर पे स्टडी को रखें, तीसरा कोई काम ही नहीं करना है। और जिस दिन सिलेक्शन होगा आरपीएससी की उस पीडीएफ लिस्ट में जब नाम आएगा तो सत्यन बता सकता है कितनी खुशी होती है। पहली बार लिस्ट में नाम आया तो कैसा लगा था? ऐसे लगा जैसे क्या हो क्या गया, मतलब किसी और से दिखवा लेता हूं, सर मेरा ही है ना ये रोल नंबर। हिंदी का रिजल्ट आया तो रात को 10-11 बजे एक बच्चे का मैसेज आया, सर आप सर अभी जग रहे हो? मैंने कहा हिंदी का नहीं था, पॉलिटिकल साइंस का था। रात को 11-11:30 बजे रिजल्ट आया। मैं कहा बेटा जग रहा हूं। तो सर रिजल्ट आया, मेरे रोल नंबर देखो ना आप। तो मैंने कहा ये ठीक हिम्मत करके बोला है बच्चा, मैं देखता हूँ ना रोल नंबर। तो रोल नंबर दिए, मैंने पीडीएफ डाउनलोड करी, देखा तो उसका सिलेक्शन हो रखा। तो मैंने कहा बेटा बधाई, आपका सिलेक्शन हो गया। तो सर हो गया है ना, कंफर्म हो गया? मैं कहा कंफर्म हो गया। मैं कहा आपने नहीं देखा? तो मैंने देखा, पर यकीन नहीं हो रहा है कि क्या पता मेरा है कि नहीं। आप देखोगे तो सर बहुत सही देखोगे। इसलिए मैं आपसे एक बार और चेक करवाना चाह रहा हूं, फिर मैं मेरे मम्मी पापा को फोन करूंगा कि पापा मेरा सिलेक्शन हो गया है, एक बार आप मुझे कंफर्मेशन दे दो। मैंने कहा बेटा हो गया है और आप एंजॉय कीजिए अब। और वो फोन भी रोने लग गया, मतलब वो फपक फपक के रोते हैं ना कोई, जैसे मतलब जिसको खुशी के गजब भावनाएं कंट्रोल की हुई कई सालों से। 2 मिनट रोने लगा। मैंने कहा बेटा थोड़ा शांत हो जा। और फिर उसके बाद में 2-5 मिनट सर आपका मेरे को बहुत सारे धन्यवाद बोले। और फिर उसके बाद घर पे, परिवार पे उसने अपना फोन वोन शुरू किया। तो मुझे लगता है कि व्यक्ति के जीवन में इससे बड़ी खुशी कुछ हो नहीं सकती जिससे उस पीडीएफ में नाम आता है। जब आरपीएससी की या यूपीएससी की पीडीएफ खुलती है, मेरे छोटे भाई का इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था, उसने कहा मुझे भैया आरएस की तैयारी करनी है। मैंने कहा कर बेटा, सपोर्ट मैं करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा रियल छोटा भाई 8-10 महीने बढ़िया मेहनत की। जैसा मैंने कहा किताबें बता दी मैंने कहा बस 3 चीजों का ध्यान रखना, इसके अलावा कुछ पढ़ना नहीं है और इसको इतना तरीके से पढ़ना है कि ये न लगे कि आधी अधूरी पढ़ाई हो गई। और तीसरा हेल्थ का ध्यान रखना, खाने पीने का ध्यान रखना है। 7-8 महीने पागलों की तरह पढ़ाई करी। और आरएस के अंदर मेंस हुआ, इंटरव्यू के लिए मैंने प्रॉपर गाइड किया, सारी चीजें बताई, इंटरव्यू देके आया। अब रिजल्ट का समय आया, अब रिजल्ट आने वाला था। इंटरव्यू, लास्ट इंटरव्यू के बाद में कभी भी रिजल्ट आ सकता है। तो मैं वो कहा कि आज मेरे भाई साहब रिजल्ट आने वाला है रात को। तो मैंने कहा मैं भी जगूंगा, रिजल्ट तेरा आ रहा है आरएस का, तेरा पहला ही पेपर है। 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे रिजल्ट आया नहीं, 11:30 बजे रिजल्ट नहीं आया।
मेरे को तो नींद आने लगी, मैंने कहा भाई मैं तो सोता हूँ। वो खुद जयपुर था। 2-1 बजे उसका 1:30-2 बजे उसका फ़ोन आया। तो मेरा फ़ोन तो पिछले 5 साल से साइलेंट ही है 5 वर्षों से मेरा फ़ोन साइलेंट ही है। आज तक मैंने फ़ोन को साइलेंट मोड से निकाला ही नहीं है, क्योंकि क्लास में जाता हूँ तो बच्चों के सामने फ़ोन साइलेंट रहता है, कोचिंग में जाता हूँ तो भी फ़ोन साइलेंट रहता है, जनरली जेब में रहता है, साइलेंट रहता है। मैसेज का रिस्पॉन्स जरूर कर लेता हूँ। मेरा फ़ोन साइलेंट था तो घर के फ़ोन पे फ़ोन आया, 2-3 बार कंटिन्यू आए तो बच्चे उठ गए। उन्होंने कहा कि फ़ोन आ रहा है, चाचा का फ़ोन आ रहा है, चाचा का फ़ोन आ रहा था, मेरा रिजल्ट आया होगा। तो मैंने उठाते बोले कि मेरा सिलेक्शन हो गया है, और ऐसे करते करते वो भावुक हो गया। मैंने कहा पागलों की तरह क्या रो रहा है, खुश है? तो क्या मेरा सिलेक्शन हो गया, मेरी 245 रैंक आई है और मुझे यकीन नहीं मेरा RS में हो गया। फिर मम्मी पापा को फोन किया, वो तो जग रहे थे, उनको तो नींद ही नहीं आई थी, मैं तो फिर भी सो गया था। अब उस रिजल्ट को जानने के बाद में कई दिनों तक मैं भी खुश रहा, हमारी खुश सबके आंसू आ गए आंखों में। क्यों? क्योंकि एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति के लिए नौकरी कितनी जरूरी होती है, इसकी कल्पना आपसे अधिक आपके माँ बाप करते हैं। आपके अंदर आपके माता पिता वो उम्मीद देखते हैं कि हमारा बच्चा भी नौकरी लगेगा, और ये बात आपको अंदर से सबको पता है। कितना डेस्परेटली वो चाहते हैं कि उनका बच्चा सरकारी सेवा में जाए। और जब हम उन उम्मीदों को तोड़ते हैं, हम यहां आके मूर्खताएं करते हैं, हम यहां आके लापरवाहियां करते हैं, तो हमें थोड़ा सा भी अंदर से फील नहीं होता कि हमारे माँ बाप कितनी उम्मीदें लगा के बैठे और हम क्या कर रहे हैं यहां पे। आप अपने लिए नहीं, लेकिन उन उम्मीदों के लिए तो पढ़ लो जो आपके अपने माँ बाप बांध के रखे बैठे हैं, और उन्होंने खुद ने जीवन में वो नहीं कर पाए, उनकी स्थितियां नहीं थी, लेकिन वो अपनी हर खुशी को त्याग करके आपके लिए संसाधन जुटा रहे हैं ताकि आप उनके ड्रीम्स को पूरा करें। और आपको नहीं पता, आप चले आते हो शहर, पीछे माँ बाप बात क्या करते हैं। अब मेरा छोटा भाई जयपुर था, पीछे माँ डेली पूछती थी कि मारे छोरे नौकरी लागे को लागे, नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी, तन की लागे, तेरे को क्या लग रहा है, तेरे को तो पता है ना पास कैसे होते हैं। इतनी उम्मीद है कि बस लग जाए, उनको जैसे लगा जैसे उनका जीवन धन्य हो गया। मुझे लगता है कि इससे बड़ी प्रेरणा आपके लिए कुछ हो नहीं सकती। आपको जब आप गलत रास्ते पे जाओ, जब आप पढ़ाई नहीं कर रहे होते, तो कम से कम एक बार अपने घर की तरफ देखना, आंखें बंद करके सोचना अपने उस परिवार की तरफ कि वो आपसे कितना कुछ चाहता है और आप कर क्या रहे हैं। अगर आप इतना डेडिकेशन दे देंगे घर के उम्मीदों के अनुरूप, तो निश्चित तौर पे आप एक शानदार परिणाम देंगे। आज के युवाओं को, आप इधर तो इतनी दिक्कत नहीं है, बाड़मेर जैसलमेर में सर दिक्कत यह है कि लोग बच्चे तस्कर हो गए, ड्रग्स लेते हैं। ड्रग्स का इतना गंदा फैला हो गया है कि पीढ़ियां की पीढ़ियां बर्बाद हो रही है हमारी उधर। हालांकि मुझे लगता है इस क्षेत्र में ये दिक्कत नहीं है, ये भी बहुत अच्छी बात है। बेचारे माँ बाप घर पे काम धंधा कर रहे हैं और बेटे बेटियां शहर आके उनकी उम्मीदों को कुल्हाड़ी से हमेशा काटने का काम करती है। माँ बाप तो चले जाएंगे, उनको तो जाना ही है, 5-10 साल बाद चले जाएंगे, फिर ता उम्र आप जिंदगी भर फिर पछताओगे, रोते रहोगे कि मौका दिया था लेकिन हमने मूर्खताएं की। तो आपके पास अभी समय है, अवसर है, आप में क्षमताएं हैं, आपके पास में संसाधन है, और आपके पास में मोटिवेशन भी है। तो मुझे लगता है कि आपको बहुत मेहनत करनी है। आज इस सेमिनार में जाने के बाद आप अपना टारगेट सेट करिए और 2-3 साल बिल्कुल पागलों की तरह पढ़ाई करिए। जो चीजें डिस्ट्रैक्ट कर रही है उनसे दूर हो जाइए। आपका जीवन सिर्फ आपका है, बर्बाद हो जाओगे तो लोग मजे लेने वाले हैं, कोई भी आपको सांत्वना देने नहीं आएगा। देखो, व्यक्ति आपकी पद और स्थिति से प्रेम करता है, आपसे प्रेम करने वाले बहुत कम है। सही बता रहा हूं, आपसे प्रेम करने वालों की संख्या कुछ डिजिट्स नहीं है। बाकी दुनिया आपके पद और प्रतिष्ठा से, स्थितियों से प्रेम करती है, आपके स्टेटस से प्रेम करती है। तो अपना स्टेटस बनाओगे तो लोग आपको खूब अच्छा सम्मान देंगे, बर्बाद हो गए तो लोग मजे लेंगे, सीधी सी बात है। इसलिए आप अपने जीवन को बनाना, बिगाड़ना मत, ये दोनों आपके हाथ में है। बनाने, आपके जीवन को आपके अलावा कोई बर्बाद नहीं कर सकता, और आपके जीवन को आपके अलावा कोई बना नहीं सकता, क्योंकि आप कैसे ग्रुप में रहते हैं, बनना और बिगड़ना ग्रुप पे डिपेंड करता है, और ग्रुप कैसा होगा वो आप पे डिपेंड करता है। आप अगर चोर चक्कों के साथ रहोगे तो चोरियां करोगे, भले घर में कितने अमीर हो। मेरे जैसा एक स्टूडेंट, जब मैं गांव से निकल के बाड़मेर में आया तो मुझे, सही बता रहा हूं, अंग्रेजी का अक्षर नहीं आता था ठीक से पढ़ना। मुझे न गणित आती थी, न इंग्लिश आती थी ठीक से, न देश दुनिया की कोई जानकारी थी।
लेकिन बी फाइनल ईयर के अंदर क्या होता है कि एक अनायासी मैं स्टेडियम जा रहा हूं, बीच में हमारे एक महावीर पार्क आता है बाड़मेर के अंदर, उसके अंदर पानी के घड़े रखे हुए हैं, वहां से पानी पी के फिर हम स्टेडियम जाते हैं। ये हमारी एक रूटीन था। तो एक दिन मैं ऐसे ही पानी पी के स्टेडियम की तरफ जा रहा था पार्क से होते हुए, तो कॉर्नर पे 5-6 बच्चे बैठे, बच्चे क्या बड़े थे, और वो कुछ पढ़ रहे थे, डिस्कस कर रहे थे, दिखने में बड़े जबरदस्त एकदम पर्सनैलिटी। एक दिन मैं वहां से गुजर गया, दूसरे दिन फिर अपनी उत्सुकता हुई, है क्या ये, क्या ये कर क्या रहे हैं यहाँ पे। आदमी के मन में होता है, कोई 4 दिन किसी को लगातार एक जगह देखता है ना तो पूछता है। 3-4 दिन मैंने ये उनको देखा, मैंने कहा ये कर क्या रहे हैं यहाँ पे। एक दिन मैं भी वहां पे निक्कर पहनी भी मेरे, पानी पिया, मैं स्टेडियम जा रहा था, तो 5 बजे के बाद जाता था, 6-6:30 बजे के आसपास की बात। तो मैं उनके पास गया, ये वास्तविक वाकया है। वहां पास गया तो मैंने पूछा उनको, थोड़ी देर बैठा तो मैं तो ऐसे शरीर में पतला सा ही था, ऐसे बच्चा था ही था, उस समय तो बहुत बच्चा सा था। आज सोचो, आज से 16 साल पहले मैं कैसा दिखता हूँ, अभी ऐसा हूं। तो मैंने उसको पूछा उनको, मैंने कहा भाई साहब आप किसकी तैयारी कर रहे हो। तो उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया, ऐसे देख के, और वो चुपचाप बैठे, उनका बैठ जा। मैं बैठ गया। तो वो उस समय किसी इंटरनेशनल इश्यूज पे बात कर रहे थे। मैंने उनको सुना, बड़ा अच्छा बोल रहे थे, कोई इंग्लिश में बात रख रहा था, कोई हिंदी इंग्लिश मिक्स बोल रहा था। मेरे लिए वो सब बड़े भगवान से हो गया, कितनी जबरदस्त तरीके से बोलते हैं। फिर 1-2 दिन में और आया, फिर मैंने कहा मेरे को इस ग्रुप में शामिल करो ना, मैं भी शाम को 1 घंटे आपके पास आना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा ग्रुप में शामिल होने के लिए आपको पढ़ के आना पड़ेगा, फिर हम डिस्कस करते हैं, तो आपको भी उसमें अपना भाग लेना पड़ेगा, नहीं तो हम चुपचाप ऐसे बैठने वालों को यहां स्वीकार नहीं करेंगे। तो मैंने कहा किताब बता दो, मैं वो पढ़ के आ जाऊंगा। तो उन्होंने करंट अफेयर्स की कोई मैगजीन्स बताई, वो करंट पे डिस्कस करते थे इवनिंग में। बाद में मुझे इतना पता चल गया, तो इस महीने की किताब लेके आना, पढ़ के आना कल से। मैं ठीक है, मैं गया मार्केट, किताब लेके आया, उनका डिस्कशन शुरू हुआ। मैंने भी कोई एक आधा तथ्य बताया, ज्यादा मैं बोल नहीं पाया। ऐसे करते करते 10 दिन आया, तो उनको लगा कि बच्चा सिंसियर है। अब वो मेरा स्टेडियम जाना तो बंद हो गया, और मैं पार्क में उनके पास आके पढ़ने लग गया। धीरे धीरे स्थिति ये हुई कि 1 महीना बीत गया। 1 महीने में हम सबको एक दूसरे को जानने लग गए। 1 महीने तक मुझे कुछ पता नहीं चला कि किसकी तैयारियां कर रहे हैं। फिर मुझे पता चला पूरी बातें, जिसमें एक बच्चा, एक गौरव चौधरी था जो IAS मेंस देके आया था, 3 के असिस्टेंट कमांडेंट के इंटरव्यू थे, सब UPSC पास थे, परीक्षा पास कर चुके थे, जिसका हमने फॉर्म भी नहीं भरा, जो हमारे लिए बहुत बड़ा सपना था कि ये कल्पना अतीत है, कल्पनाओं से परे हमारे लिए, हम पास ही नहीं कर सकते। वो ये परीक्षा में पास कर चुके हैं, तो मेरे लिए वो बहुत सम्मानीय हो गए। कहते हैं ना, किसी से ज्ञान अर्जित करना है, किसी से सारा ही सीखना है, तो उसका पूरा सम्मान करना पड़ता है। अगर आप अपने गुरुजी का सम्मान नहीं करते हैं, गुरुजी पे भरोसा नहीं करते, तो आप गुरुजी से एक भी बात सीख नहीं पाएंगे। सम्मान के बिना सीखना होता ही नहीं है। तो मेरे मन में उनका प्रति रिस्पेक्ट और बढ़ गई। अब देखते देखते मैंने भी उनके अनुसार किताबें लाई। अब एक ने मेरे को कहा कि तू हमारे साथ ही आ जा, पुलिस लाइन में रूम क्वार्टर लिया हुआ है। मैं उनके साथ रहने लग गया, और मेरी लाइन चेंज हो गई। मेरे सारे जो दोस्त थे वो छूटने लग गए, और ये नए दोस्त बनने लग गए। और 6-7 महीने के अंदर ये स्थिति आई कि मैं भी उनकी बराबरी में आने लग गया। और फिर जब अक्टूबर में असिस्टेंट कमांडेंट का पेपर आया, तो फर्स्ट पेपर में मेरे नंबर उन सबसे अधिक, क्योंकि जीके मेरा अच्छा था। तो उनको लगा कि भाई लड़का ठीक है वाकई में। फिर उनमें से 4 का असिस्टेंट कमांडेंट में सिलेक्शन हो गया, और अभी कोई 2 IC है, कोई फुल कमांडेंट बन गए, 2 बच्चे प्रॉपर RAS में हो गए, एक IAS में हो गया, जम्मू कश्मीर कैडर चला गया, और मैं बीमार हो गया। और सबने यही कहा कि अब गणपत आप तू जा, तो एजुकेशन की कर, तू पढ़ाता अच्छा है। क्योंकि मैं उस समय में उनको जीके के पॉइंट्स पढ़ाता था, क्योंकि वो सारे साइंस बैकग्राउंड के लोग थे। जीके में मैं ही उनसे सबसे ठीक था, और मैंने मेरी एजुकेशन की दुनिया। आज हम सब दोस्त कनेक्ट है। हमारा 10-12 का ग्रुप था, और आज ग्रुप में सारे राजपत्रित अधिकारी हैं। एक भी व्यक्ति राजपत्रित अधिकारी से नीचे नहीं है। और मेरी जितनी भी नौकरियां लगी उसके बाद लगी, जितनी भी ड्रीम्स देखे, जितनी भी चीजें हुई, सब उस ग्रुप के बाद हुई। अब मैं ये बात आपको क्यों कह रहा हूं? ये मैं बात इसलिए कह रहा हूं कि बेहद सामान्य स्टूडेंट रहा हूं मैं। आप सोचो 10वीं में 50% नहीं बनना, 50 से भी कम, 49%। मैं हाथ खड़े करवा दूं ना, तो आपके सबके नंबर मेरे से अधिक है। और ये की हालत 12th में थी। 61% कोई बहुत बड़ा आंकड़ा नहीं है। ये की हालत ग्रेजुएशन में थी, 55% ही थे। बहुत सामान्य विद्यार्थी रहा, मगर मैं फॉर्चुनेट इसलिए हूं, सौभाग्यशाली इसलिए हूं
कि वो ग्रुप मिला और जिंदगी ने यू टर्न लिया, और मेरे साथियों को, परिवार को कभी यकीन नहीं हुआ कि ये व्यक्ति इस लेवल पर भी आगे काम कर सकता है। और मैं सारा क्रेडिट आज देता हूं ना, तो मैं माता पिता से भी आगे उन दोस्तों को रखता हूं जिन्होंने मुझे बनाने का काम किया है। मेरे माता पिता को पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है, मेरी मम्मी अनपढ़ है, पिताजी 9th की हुई है, मगर आधुनिक कंपटीशन और शिक्षा से उनका कोई वास्ता नहीं है, गांव में रहते हैं। मैं अगर यहां पे आके अपराध की दुनिया में भी प्रवेश करता तो मेरे माँ बाप को पता ही नहीं चलता कि मैं बाड़मेर में क्या कर रहा हूं। मेरे माता पिता ये कहते थे कि बेटा तेरे खर्चे की हम कमी नहीं आने देंगे, तू 3,000 मांगेगा तो 3,000 देंगे, 4 मांगेगा तो 4 देंगे। 4 या 5 साल तक हम आपके पीछे खड़े हैं, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है पढ़ने के अलावा। माँ बाप केवल इतना ही काम कर सकते हैं, इससे अधिक का गेम आपको खेलना होता है। फिर वो मित्र लोग आते हैं, और आज जो कुछ भी मैं हूं, मैं सब उन दोस्तों की वजह से, वही सही बता रहा हूं आपको, क्योंकि मेरे परिवार की पहली नौकरी मेरी थी। मेरे पूरे परिवार में पहला 10वीं पास मैं हूं। तो आप सोच सकते हो कि 10वीं पास में, 12वीं पास में, कॉलेज पास में, एमए पास में, पीएचडी किया हुआ, डॉक्टरेट किया हुआ भी मैं अकेला ही हूं, प्रोफेसर भी मैं पहला हूं, लेक्चरर भी पहला हूं, सेकेंडरी भी पहला हूं। तो पीछे से तो कोई मोटिवेशन नहीं था, क्योंकि परिवार को एजुकेशन से बहुत अधिक मतलब नहीं है। अलग बात है अब क्या है, अब तो 5, 7, 10 लोग हैं, वो बहुत अच्छी जगह चले गए। छोटा भाई आरिस बढ़ गया, भतीज लेक्चरर बढ़ गया, अभी 2 भतीज है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, सारा सेट हो गया। क्योंकि परिवार का एक व्यक्ति सफल हो जाता है तो वो अकेला नहीं होता है, वो पूरे परिवार का उद्धार कर देता है, अगर वो ढंग का व्यक्ति है तो। एक व्यक्ति अगर सफल हो गया तो एक केवल आपका जीवन सेट नहीं होगा, आप पूरे परिवार का, पूरे गांव का, आसपास के पूरे मोहल्ले को आप प्रेरणा स्रोत होते हो। मुझे बड़ी खुशी होती है आज मेरे जो 50-60 परिवार है, वहां पे गांव में जो राजपूतों के जो कम से कम 3,000 गांव की बस्ती है, युवा जितने भी पढ़ने वाले हैं सर, उन सभी के मोबाइल्स में देखता हूं तो डीपी मेरी लगी हुई रखती है। तो मुझे लगता है कि ये कितना कुछ मान रहे हैं, बाड़मेर में पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। और सबसे खास बात देखिए, चाहे मेघवालों का बच्चा हो चाहे राजपूतों का हो, जब डिसीजन की बात आती है लास्ट में उनके पापा कहते हैं कि मारसान पूछ ले जो मारसा कह जो फाइनल है, मतलब गणपति जी को पूछ लो, गणपति जी अगर कह देते हैं वो कर दो बस। ये भरोसा गांव पूरे को कब हुआ है, ये सिर्फ एजुकेशन के बाद हुआ। उनको पता है कि बच्चे का डिसीजन अगर ये लेगा तो सही लेगा। इसलिए कहता हूं कि आप भी इस तरह से एग्जाम्पल सेट करिए। मैं आपके सामने खड़ा हूं, मेरे जो शब्द हैं वो इतने प्रभावी नहीं होने चाहिए जितने आप मुझे देख के प्रेरणा ले सकते हैं। जब ये व्यक्ति अपने गांव में आगे जाके कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। और करने वाले अगर ठान लेते हैं तो मुझे लगता नहीं कि कोई बाधा उसको रोक सकती है। ठीक है, 2 साल चीजें लेट हो सकती है, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक बार अगर आप ढंग से काम कर लेते हैं तो आप अमर हो जाते हैं, पूरा क्षेत्र में आपकी अलग इज्जत होती है। अब यहां से यहां तक की यात्रा कर लेते हैं आपको। अब आप सोचो ना कि मारवाड़ से किसी व्यक्ति को वागड़ कौन बुलाएगा। मैं शेखावाटी भी गया, मैं आगे हनुमानगढ़ गंगानगर भी जाता हूं, अभी हाड़ौती भी गया था, मतलब हर जगह जाता हूं और इसी स्तर का प्रेम मिलता है। तो ये सिर्फ एजुकेशन की बदौलत नसीब हुआ है। तो आपके पास में खूब अवसर है और 2-3 साल गहनता से मेहनत कीजिए। कोई किसी भी प्रकार का धोखा मत करना, ना खुद के साथ ना परिवार के साथ। अच्छी ग्रुप रखो। देखो गलत संगत में पड़ गए ना, अभी तो मजा आएगा। एक बार कॉलेज में क्लास ले रहा था, बाहर बारिश हो रही थी, 30-35 बच्चे पढ़ रहे थे और तो मैंने बच्चों को पूछा, मैंने थारो मन हो रहा है बाहर जाना, मतलब आपका मन हो रहा है बाहर जाने का, अच्छा लग रहा है ऐसे घूमो करो। तो कुछ बच्चे ऐसे हाँ देने वाले थे, लेकिन फिर बोले नहीं कि सर डांट देंगे। देख बेटा, ये जो मजे ले रहे हैं ना, ये बाद में दुखी होंगे। अभी तुम अंदर दुखी हो रहा है, तुम बाद में मजे लेगा, क्योंकि आप अभी आनंद ले लोगे तो आगे की जिंदगी बड़ी कठिन है। आप अभी अपने आप को दुखी करोगे, सेक्रीफाइस करोगे, खूब मेहनत करोगे तो आगे की जिंदगी बड़ी सम्मानजनक है। ये कहने को बड़ा आसान है कि 4 दिन का जीवन है, 4 दिन का नहीं, इतना लंबा है, हालत खराब कर देगा। आदमी का जीने का मोह भंग हो जाता है। ये कोई कहते ना कि 4 दिन की जिंदगी है, क्या चलेगा साथ, क्या नहीं। 25-27 के बाद एवरेज हो जाओगे और उसके बाद 50 साल का जीवन है, एक दिन अपमान में जीना पड़ता है। ये बहुत गलत बात है कि 4 दिन की जिंदगी में, जिंदगी इतनी बड़ी है कि मैं कह रहा हूं कटी नहीं कटे ऐसी हालत हो जाती है। और जिंदगी आसानी से कब कटती है, जब सम्मानजनक हो, तब हर दिन मजा आता है, तब आसानी से कटती है। लेकिन जब दुखों का समय होता है ना, तब 1 घंटा भी मुश्किल से निकलता है, 4 दिन तो दूर की बात है। तो ये समय जो है ना आपका, ये भविष्य बनाने का भी है, भविष्य बिगड़ने का भी है। तो मैं सिर्फ इतनी बात ही करूंगा कि आप अपने करियर का निर्माण करना, इसको बर्बाद मत करना।
आपके पास में दोनों विकल्प है इस समय। बर्बादी वाले रास्ते बड़े आसान हैं और आपको बड़े अच्छे लगेंगे, उसमें शौक है, मौज है, मस्ती है, आराम, आनंद है। और जो भविष्य बनाने वाले रास्ते हैं वो बहुत कठिन है, उसमें 5 घंटे बैठना पड़ेगा, दोस्तियां छोड़नी पड़ेगी, मोबाइल बंद रखने पड़ेंगे, आंखों के आगे घेरे होंगे, कई सारे सामाजिक उत्सव वगैरह छोड़ने पड़ेंगे, कई लोगों को मना करने पड़ेंगे, अपने शौक आनंद खत्म करने पड़ेंगे। ये रास्ता मुश्किल है, इसलिए बनती कम लोगों की ये जीवन और बिगड़ती कई लोगों की। ऐसा नहीं है कि हमारे साथ सारे बने ही, हमारे साथ कई ऐसे एग्जाम्पल भी हैं जिनकी जिंदगी बिगड़ गई, ऐसी बिगड़ी है कि मैं उदाहरण दूं तो उनको समझ में आ जाता है कि किसकी बात कर रहा है। बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ गलत संगतियों के कारण बर्बाद हो गए। हमारे में और उनमें इतना फर्क था कि हमने कॉलेज टाइम से और उसके बाद से कभी पढ़ाई के साथ छेड़छाड़ नहीं की। आज 15 साल से जॉब कर रहा हूं, मेरे घर पे मेरी अपनी लाइब्रेरी है और उस लाइब्रेरी के अंदर लगभग 1500 से 2000 किताबें मेरे घर पे मेरी पर्सनल लाइब्रेरी बनी हुई है। और जब भी तनाव की स्थिति होती है या मन नहीं लग रहा होता है, क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में ऐसे चरण आते हैं, कई बार अच्छा लगता है, कई बार खराब भी लगता है, तो मैं मेरी लाइब्रेरी का हॉल खोलता हूँ। लाइब्रेरी को खोलने के बाद में किताबों को देखता हूँ, एक एक किताब देखता हूँ, फिर सोचता हूँ कि गांव से जब निकला था तो मेरे पास एक ओसवाल का बैग था, चाय वाला, चाय का बैग था घर से, एक ओसवाल का बैग था, उसमें 2 ड्रेस थी और मेरे पास कुछ नहीं था। और आज पीछे मुड़ के देखता हूं तो 20 साल बाद मेरे पास आज 2000 पुस्तकों की, 1500 से 2000 तो हो ही जाएगी उसमें, पुस्तकों की एक शानदार लाइब्रेरी है। और उसमें बहुत सारे बच्चों के द्वारा दिए गए गिफ्ट्स हैं, बहुत सारे कार्यक्रमों की स्मृति चिन्ह है वहां पे, कई सारे प्रतियोगिताओं में प्रथम स्थान आए हुए के कई सारे मोमेंटो वहां रखे हुए। वो सब आधा घंटा देखता हूं तो खुश हो जाता हूं कि 20 साल में क्या पाया है। फिर दिमाग में आता है कि कुछ नहीं लाए थे और इतना कुछ किया है, तो मुझे खुश होना चाहिए, दुखी क्यों हूं। और बस मन प्रसन्न हो जाता है और वापस छोटी सी एक आधी किताब बाहर निकालता हूं, थोड़ी देर पढ़ता हूं, फिर निकल जाता हूं काम पे। तो ये जो चीजें होती हैं, अभी के प्रयास इकट्ठे होते होते आगे आपको सुकून देते हैं। इसलिए कहता हूं कि आप सीरियसली मेहनत कीजिए, बहुत परवाह वाले व्यक्ति बनिए, बेपरवाह लापरवाह मत होना। ये जिंदगी इतने मजे लेगी बाद में आपको यकीन नहीं अभी इस समय। हमने ये बातें हम तब बोल पा रहे हैं, हम क्लासेस में देखते हैं, हम अनुभव किया है बच्चों को, हमने बहुत निकटता से देखा है, बहुत क्लोज बच्चों को देखा है। हमने 40% अंक लाकर बच्चे हमारे पास आके हमने उनको लेक्चरर बनते हुए देखा है, हमने उनको आरएस बनते देखा है, हमने 98% लाए हुए बच्चों को भी फेल होते हुए देखा है। ये सब बच्चों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना बढ़िया करते हो। इसलिए कहता हूं कि आपका जीवन सिर्फ आपका है, इसको बिगाड़ना मत, कोई गलत आदत नहीं डालना है। 6-7 घंटे रेगुलर पढ़ाई करो और ये पढ़ाई आप जारी रखिए, कम से कम 3 साल तक जारी रखिए इसको। अच्छे ग्रुप बनाइए, ऐसे लोगों को साथ रखिए जो आपको 4 चीजें सिखाते हो। ऐसे व्यक्ति नहीं रखने जो ये कहें कि तेरा सिलेक्शन नहीं होगा, फिर किसका होगा? इसका नहीं होगा तो फिर होगा किसका? हम कैसे हुए? जिस परीक्षा में बैठे, सेकंड ग्रेड का पेपर देने गया, किसी ने कहा यार नकल होती है। मेरे 200 में से पहले पेपर में 194 नंबर आए, ये कैसे आए? मैंने कहा पूरे राजस्थान में शायद किसी के नहीं थे, मेहनत की थी, सवाल गलत क्यों हो जाए? अभी भी पेपर देखता हूं, दूसरे पढ़ता हूं, देखता पेपर में क्या क्या आया है। और कई बार ऐसी स्थिति आती थी कि पहले प्रश्न से लेकर 60, 70, 80% तक जाते थे, एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होता था जहां हमें आ नहीं रहा है। क्यों? पढ़ाई की थी। और किताबें न्याय करती, किताबें नहीं देखती कि आप अमीर हो कि गरीब हो, किताबें नहीं देखती कि आप 10वीं में 12वीं में मेरिटोरियस थे कि बाई ग्रेस पास हुए हैं, किताबें नहीं देखती कि आपको नौकरी की जरूरत है कि नहीं है। उसको जिसका जितना पढ़ा है ना, ओमार में उतने अधिक सही होते हैं। बहुत न्याय है यहां पे, पढ़ के तो देखिए एक बार कितना आनंद आता है। पढ़ाई जैसा आनंद मुझे लगता नहीं किसी भी जगह होगा। और आज भी हम 4 किताबें पढ़ के जाते हैं, जब क्लास में बच्चों के सामने जाते हो, जब 4 चीजें नहीं सिखाते हैं ना, उसमें बच्चों के मुंह पे चमक आ जाती है कि आनंद आ गया, आज नई बात सीखने को मिली। फिर बच्चों को कहता हूं आप भी ये बाहर जाके किसी को सिखाना, और बच्चे भी बाहर जाके किसी को सिखा देते हैं कि इधर बताता हूं। तो आप बताओ, हकीकत बात यह कि हमारा जीवन आज की तारीख में ऐसे ही चल रहा है, पढ़ो, पढ़ाओ, अपने काम करो, बाकी दुनिया जाए बाढ़ में।
किसी से कोई मतलब नहीं, कौन क्या कहता है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आप अपने स्तर पे सही होने चाहिए। अब मैं चाहता हूं कि आप में से किसी बच्चे का कोई सवाल हो और कोई दूसरा अपने पास माइक हो, तो मैं आपसे भी प्रश्न लेना चाहूंगा, क्योंकि मैंने मेरी बात तो रख ली। आपसे में से कोई बच्चा अगर प्रश्न करना चाहे तो 2-4 सवाल किए जा सकते हैं, क्योंकि मैं आपकी भावनाएं भी जानना चाहता हूं, और वार्ता सही तभी होती है जब दोनों तरफ से बात हो जाए। तो हाँ, मैं एक बार थोड़ा माइक दूर रख के वापस बोलो तो। नहीं, अभी सही आवाज आ रही है। एग्जाम पास में आता है, एग्जाम पास में आते जब थोड़ा सा तनाव आता है। ठीक है, बैठ जाओ। देखो, 2 टाइप के स्टूडेंट होते हैं। एक वो होते हैं जिनकी बहुत शानदार तैयारी होती है। शानदार तैयारी का मतलब जिसने 5-6 बार कोर्स पढ़ लियो, 4-5 बार बढ़िया रिवीजन कर लिया हो। एक तो वो होते हैं। दूसरे वो होते हैं जिन्होंने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की, जिसको उस परीक्षा से कोई मतलब नहीं है। जिसने पढ़ाई नहीं की है, कोई मतलब नहीं, उसको बिल्कुल टेंशन होगी नहीं। जिसने बहुत मेहनत की है उसको टेंशन होगी, और ये जरूरी भी है, क्योंकि टेंशन होना इस बात का सूचक है कि आप अपने करियर को लेके, पढ़ाई को लेके बहुत चिंतनशील रहे हैं। और ये तनाव तब तक रहेगा जब तक परीक्षा के स्टार्टिंग के 10 प्रश्न नहीं कर लेते। तो ये एक सामान्य प्रक्रिया बेटा, ये सब में होती है। ये मेरे में भी रही है, आप में भी रहेगी, सभी में रहेगी। ये टेंशन थोड़ी बहुत रहती है। इसका कारण क्या होता है कि सिलेबस इतने व्यापक होते हैं और हमने पढ़ा हुआ बहुत होता है, बावजूद उसके हम आश्वस्त नहीं हो सकते कि जो हमने पढ़ा है वही आएगा। फिर डर लगता है कि यार इतनी मेहनत के बाद अगर पेपर हमारी अप्रोच से बाहर चला गया, हम फेल हो गए तो क्या करेंगे। ये टेंशन इसलिए होती है। अगर आपको कह दें कि इस किताब से पूरा पेपर आएगा, तब आपको टेंशन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आप उसको रट लोगे, आपको पता है इससे बाहर कहां जाएगा। लेकिन कंपटीशन में क्या है, आपने राजस्थान का प्रजामंडल पढ़ लिया, आपने ढंग से पढ़ा, आपने पढ़ लिया कि बीरबल दिवस बीकानेर में मनाया जाता है। अब उन्होंने प्रश्न कर लिया कि बीकानेर षड्यंत्र कांड के मुख्य अभियुक्त कौन थे। अब आपको ये डर रहेगा कि यार कितना भी पढ़ लो, परीक्षक की अप्रोच अगर हमारे से अधिक है, यार फेल हो गया तो मेरे तो प्रजामंडल में 4 घंटे 10 घंटे दिए और सवाल नहीं हुआ। तो ये व्यक्ति कह रहा हूं ना, व्यक्ति नेगेटिव पहले सोचता है। हम घर से जब निकलते हैं ना, पहला मन में यह आता बस चूक गई तो, अरे आधा घंटा पहले निकला बस क्यों चुकेगी, फेल हो गया तो, क्योंकि व्यक्ति नेगेटिव पहले सोचता है। तो ये जो तनाव वाली जो बात है ना, ये बहुत आम बात है, और ये सिर्फ सिलेबस की व्यापकता के कारण है। इसलिए आप इसको लेके बिल्कुल ऐसे चिंता ना करें, ये सामान्य चीज है, ये होनी भी चाहिए। ये होती है तभी हम और पढ़ते हैं। तनाव न होना लापरवाह होने का सूचक है। हाँ, तनाव इतना भी हावी नहीं होना चाहिए कि हम पढ़ाई छोड़ दें और ओवर थिंकिंग में चले जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बस पढ़ते जाओ, थोड़ा सोचते हो, फिर पढ़ते जाओ। और जब कई बार तनाव हावी होता है तो पुराने पेपर लाके सॉल्यूशन कर लो। पुराने पेपर सॉल्यूशन करते हैं तो कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ मुझे आता तो है, तनाव वाली बात नहीं है। ठीक है, और कोई बच्चा? अच्छा, ठीक है। ठीक है, एक मिनट। हाँ, अब बोलो। आवाज, एक मिनट। बच्चों के थोड़े सवाल ले लेते हैं ना, तो थोड़ा, क्योंकि कई बार हम हमारी तरफ से बोल लेते हैं, उनकी जिज्ञासाएं कई बार शांत नहीं हो पाती, तो मैं सोच रहा था इनसे ले लेता हूं। हाँ, अब बोलो तो आवाज सही हुई? हाँ, मतलब आप कह रहे हो कि वन रक्षक पद पे हैं और यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं हिस्ट्री ऑप्शनल के साथ में, तो कर सकते हैं, ऐसा ही कह रहे हो आप? देखो, हिस्ट्री को हम 2 तरीकों से पढ़ते हैं, एक ऑब्जेक्टिव, एक सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव तरीकों में हम जनरली क्या करते हैं कि तथ्य रटते हैं, जैसे प्लासी का युद्ध अभी 1757 में हुआ, इसके बीच में हुआ, इसके ये परिणाम रहे, बात खत्म। सब्जेक्टिव तरीका होता है दूसरा, उसमें हम पढ़ते हैं कि प्लासी का युद्ध किन पृष्ठभूमियों में हुआ, क्यों हुआ था, इसके कारण क्या रहे, इसके दीर्घकालिक प्रभाव क्या पड़े।
अब जब आईएएस की तैयारी करते हैं तब हमें इन चीजों का ध्यान रखना होता है कि हमें हर घटना के कारण, परिणाम, प्रभाव, ये सब विश्लेषण करने हैं, इसको मन से ही लेना। जैसे मैं बताऊं 2009 में मैं जब आईएएस देने गया, 9 था या 10 था, 10 का मेंस था, तो प्रश्न क्या आया सुनो, कि तराइन के मैदान में जो युद्ध हुए वो तराइन में ही क्यों हुए, मतलब तराइन की क्या खास बातें थी कि वहां पे पहला, दूसरा और तीसरा, तराइन में भी 3 युद्ध हुए। एक 1215 में और हुआ था, इल्तुतमिश और यल्दौज के बीच में, 2 तो पृथ्वीराज चौहान के थे, एक तीसरा और था। कि तराइन में ही 3 युद्ध क्यों हुए, जबकि बच्चे कैसे याद करते जाते कि तराइन के तीनों युद्ध कब हुए और किसके बीच में हुए। प्रश्न क्या आया कि तराइन में ही क्यों हुए। अब बता दो, वहां पे भौतिक स्थितियां, जलवायु की स्थितियां, धातु उद्योगों का होना करना, मतलब यूपीएससी की जब तैयारी करते हो तो फैक्ट कम, विश्लेषण ज्यादा। खुद से प्रश्न करके पूछिए, पानीपत में क्यों हुए। इस तरह से प्रश्नों को आप खुद से प्रश्न बना के दिमाग से सेट करिए, उनके विश्लेषण खुद से करिए, मतलब तथ्यों में पढ़ने की बजाय अवधारणाओं को समझिए। आप यूपीएससी में हिस्ट्री सब्जेक्ट कभी धोखा नहीं करता। मैपिंग के साथ देखिए, महाजनपद काल पढ़ रहे हो तो ये देखो कि महाजनपदों की राजधानी कौन सी है, उसके साथ साथ पढ़ोगे उनकी संस्कृति कैसी थी, उनकी शासन व्यवस्थाएं कैसी थी, उनकी अर्थव्यवस्था कैसी थी, आहत सिखों का प्रचलन कैसे हुआ, नगरीकरण क्यों हुआ, ये बातें पढ़ोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। देखो, इतिहास को अगर मैं क्रेडिट दूं तो 2 चीजें इतिहास की मुझे बड़ी अच्छी लगती है। हमारे समाज में जब बच्चा जन्म लेता है और उसके लगभग 6, 7, 8 महीने बाद थोड़ी सी समझ जब आती है ना, तो हम सबसे पहले उसको पीढ़ी याद करवाते हैं। पिताजी का नाम क्या है, उसका नाम क्या है, दादाजी कौन थे, परदादा, जैसे 5-7 पीढ़ी याद करवाते हैं, पूरी फैमिली ट्री उसको पकड़वाते हैं। क्योंकि किसी भी व्यक्ति को अपने इतिहास का गौरव और ज्ञान होना बहुत जरूरी होता है। तो एक तो मुझे इतिहास से ये सीखा कि हम हमारे बारे में जानते हैं कि हमारा उत्थान कैसे हुआ, हम कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं, एक ये चीज़ पड़ती है। दूसरा सबसे बड़ा चीज़ वो होती है कि हिस्ट्री में जो कुछ गलतियाँ हुई है हम उनसे बहुत सीखते हैं कि भविष्य में ऐसा नहीं करना है। जैसे हम हमेशा से विखंडित रहे हैं, आपस में लड़े हैं। मुझे लगता है कि हमें हमेशा सद्भावना में रहना चाहिए, लड़ना नहीं चाहिए। हम हमेशा से अगर अपन देखें तो काफी पाखंड, अविश्वास और इन चीजों में रहे थे, हमें आगे वो नहीं करना है। इतिहास ने हमें कमियों से अवगत करवाया कि हमारी मनुष्य की कमियां क्या रही है, और हम आगे ये प्रयास करते हैं कि वो कमियां हमारे में कभी रिपीट ना हो, इसलिए ये चीजें सिखाती हैं। बाकी इतिहास तो एक अपने आप में हमारे लिए जिंदगी है। नहीं पढ़ते हैं ना तो ऐसा लगता है जैसे जीवन खत्म हो गया है। हर बार एक नई किताब लाते हैं और उसको पढ़ते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। मैं तो इतिहास में जीता हूँ। 1857 की क्रांति खोलता हूं तो लगता है जैसे मैं खुद क्रांति में लड़ रहा हूं। जब अशोक मौर्य को पढ़ता हूं तब लगता है कि मैं ही धम शुरू कर रहा हूं, किस तरह से घोड़ा जा रहा है। सच बता रहा हूं, मैं ऐसे ना उसके अंदर इमेजिनेशंस करता हूं और मुझे बड़ा आनंद आता है उसमें। और बच्चों को मैं कहता हूं कि आप इसी तरह से सब्जेक्ट को जीने की कोशिश करिए, बड़ा अच्छा लगेगा। कहीं पे भी बैठते हैं तो बात भारी हो जाती है आपकी। आप कहीं 4 विद्वानों के बीच में बैठे हैं और आप बात करते करते 2 उदाहरण दे देते हैं ना इतिहास के, तो आपका एक अलग ऑरा आ जाता है सबके सामने, सब आपको विशिष्ट मानने लग जाते हैं। और हम ऐसा करते हैं भी, ऐसी बात आ भी जाती है। तो हिस्ट्री जो है वो अपने आप में, मैं बताऊं, भारत के जितने भी बड़े बड़े मैथमेटिशियन वगैरह हुए सबने लास्ट में इतिहास पढ़ा। डी कोसाम्बी से लेकर भंडारकर साहब से लेकर सबने हिस्ट्री पढ़ी। हिस्ट्री वो रस है जिसको सब लेना चाहते, सब जीना चाहते हैं। और कोई कंपटीशन से जुड़ा कोई प्रश्न हो बच्चों? काफी टाइम हो गया सर, मेरे साथ लगता है। थक गए हैं? नहीं थके? हाँ बोलो। तो क्लास के क्लास क्या है इसके बाद में? हमारे दिमाग में क्लास ही रहती है। कार्यक्रम के बाद बेटा मैं थोड़ी देर यही हूँ, मिल लेंगे, ठीक है? और ये बच्चियों से कोई प्रश्न कर रही थी। हाँ बेटा तुम बोल दे, माइक पहुंचा दो थोड़ा इधर। संख्या ज्यादा है तो मैं 2-3 प्रश्न और लूंगा, ज्यादा नहीं लेगा। क्योंकि बच्चे प्रश्न कर लें तो ज्यादा सही है। क्या बात है। हजार दिन तक नहीं हो पाता ना। देखो सही बताऊं तो मैंने कभी जीवन में टाइम टेबल बनाया नहीं, पहली बात तो ये। मैं बीए फर्स्ट ईयर में जब आया था ना
तो वो कहते हैं ना कि भाई कॉलेज के साथ पढ़ाई क्यों जरूरी होती है। तो मुझे कोई कहता है कि कॉलेज होने के कुछ दिन बाद ही आपकी नौकरी कैसे लग गई। तो मैं एक ही बात कहता हूँ कि कॉलेज के जो 3 साल होते हैं यही 1000 दिन होते हैं बेसिकली। और इन 3 सालों में मैंने न तो कभी टाइम टेबल बनाया, पर मेरा ये जरूर रहता था कि शिफ्ट रहती थी कि भाई मॉर्निंग में मुझे इतिहास पढ़ना है या भूगोल पढ़ना है, तो वो साल भर पढ़ते रहना, बस वो पूरा हो जाएगा तब दूसरा सब्जेक्ट लेंगे 6 महीने 7 महीने बाद। दिन में मेरे को था कि 3-4 घंटे मुझे दिन में पढ़ना है, वो 12 से 3 भी हो सकते थे, वो 2 से 5 भी हो सकते थे। फिर 1.5 घंटे मुझे वॉलीबॉल 2 घंटे खेलना, तो शाम को खेलता था। फिर रात को 2-3 घंटे मुझे और पढ़ना है, बस इतना ही सोचता था। और दिमाग में ये था कि सुबह मुझे ये सब्जेक्ट लेके चलने हैं, दोपहर में ये लेके चलना, रात को ये लेके चलना, बस, और वो चलते रहो अलग अलग। देखो मैं अलग अलग रहता था, बाकी हर व्यक्ति की अलग ट्रेंड होता है, कोई एक सब्जेक्ट लेके चलता है, और मैं ये मानता हूं कि एक दिन में 2-3 सब्जेक्ट लेके चलना चाहिए ताकि थोड़ा इंटरेस्ट बना रहता है, नहीं तो एक ही में हम बोर हो जाते हैं। जैसे मॉर्निंग में ज्योग्राफी पढ़ ली, दिन में इकोनॉमिक्स पढ़ ली, रात को हिस्ट्री पढ़ ली, और बीच बीच में समय मिलता है तो करंट अफेयर पढ़ते रहो। अब ये 3 सब्जेक्ट जैसे 6 महीने में पूरे कर दिए, फिर जैसे कॉलेज की पढ़ाई वगैरह है ये साथ में करते रहो, या परीक्षा के टाइम इनको 2-3 महीने टाइम दे दो, फिर जब फ्री हुए तब 3 सब्जेक्ट दूसरे शुरू कर दो। ये 3 साल ऐसे उठा पटक करते रहो। ये 3 साल में एक दिन भी खराब मत करो। कई बच्चे कहते हैं सर हम रेगुलर जाएंगे तो हमारे को लॉस हो जाएगा, कोई लॉस नहीं होता है। कॉलेज जाओ 2-4 घंटे लो आराम से, और घर जाके 7-8 घंटे अपनी सेल्फ स्टडी करो। जितना खुद को बिजी रखोगे ना उतना ही आप आगे जाओगे। जिस दिन निकम्मापन फील होना कि यार कुछ हो ही नहीं रहा, मतलब समझ लो कि आप कुछ नहीं कर रहे हो। नमस्ते सर, मैं बहुत खुश हूँ कि शायद 2006 में मैंने फर्स्ट ईयर में यहाँ एडमिशन लिया था, और शायद मुझे यहाँ पढ़ने का मौका मिला, तो शायद मुझे पढ़ने का भी मौका मिला है। तो मैं डीएसपी परिवार को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आज इस पावन दरा पर आप पधारे हो, तो मेरी तरफ से आपको बहुत ही बधाई होना है। सौभाग्यशाली तो मैं हूँ कि मुझे आपका इतना बड़ा पवित्र प्रेम मिल रहा है बच्चों का और आप सभी स्टाफ का। तो एक्चुअली बहुत इम्पोर्टेंट काम था, घर का काम चल रहा है, खिड़की छोड़कर मैं आया हूँ, तो मैं कुछ लेकर जाऊंगा, लेकिन एक चीज लेकर गया हूँ। मैंने निवेदन किया है कि मैं कुछ अभी नहीं बताऊंगा, मैं वो चीज जब साबित होगा तो बताऊंगा कि 100 दिन की मेहनत आपके लिए मैंने लिपिबद्ध किया कि कोई इस डायरी में कि 100 दिन की मेहनत अगर कहीं ना कहीं आप करते हो तो निश्चित रूप से अपने लक्ष्य को प्राप्त करोगे। तो मैं आज का दिन मैं कोई राह नहीं देखता हूँ कार्य करने के लिए, मैं आज से मैं लक्ष्य की ओर अग्रसर होगा। और आपने आज जो बताया थैंक यू। बड़ा मैं एक चीज इसमें और जोड़ना चाहूंगा कि अक्सर वही प्लान सक्सेस होते हैं, अक्सर वही प्लान सक्सेस होते हैं जो गुप्त रहते हैं। आपने मस्तिष्क में कोई योजना बनाई है ना कोई काम करने की, तो मैं उस 1000 दिन के साथ में एक चीज और ऐड कर रहा हूं कि उसको सीक्रेट रखना। अगर दुनिया के सामने उसका प्रचार किया तो असफलता के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, लोगों का प्रेशर बनेगा और फिर लोग मजे लेंगे जो न्यारे। इसलिए योजनाएं वही सफल होती है जो मन में बनती है, रिजल्ट दुनिया को अपने आप दिख जाएगा। इसलिए प्लानिंग करो तो बड़ी सीक्रेट करना, बस 2-4 ऐसे मार्गदर्शकों को पता होना चाहिए जिनसे आप पूछ सको कि भाई कैसे करना है, क्या करना है। प्लानिंग सीक्रेट, ये बहुत बढ़िया आपने किया, बहुत बढ़िया बात है ये। हाँ बेटा बोल। देखो इस दुनिया में कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं है जिसके दिमाग में अप्स डाउन नहीं आते। देखो दोनों मोमेंट आते हैं और ये आने चाहिए। अगर कंटिन्यू आप हाई रहते हैं कि भाई हाँ सब हो रहा है तो आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, कंटिन्यू लो रहते हैं तो अंडर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। सबसे बढ़िया ये होता है कि पढ़ते पढ़ते जब फीलिंग्स ये आने लगे, और ये 7-8 दिन में एक बार आई जाती है कि ऐसे लगने लगता है कि कुछ नहीं होगा। मैं तैयारी कर रहा था तो मेरे साथ मैंने कहा उस ग्रुप में हमारे रघुनाथ विष्णु ही था, सबसे हेड है। तो मैं 4थे-5वें दिन रघुनाथ को बोला, रघुनाथ यार एक बात बता, हाँ तेरे को लग रहा है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? स्टार्टिंग में तो कहता था हो जाएगा तेरा, ऐसे हंसते कहता था, तो हंसते हंसते कहता था, मेरे को लगता था ये मजाक कर रहा है यार, ऐसे तो नहीं होगा। कुछ दिन बाद में एक से बोला कि यार देख तू ऐसे पूछता रहेगा ना तो तेरा नहीं होगा। तो मैं सही सी बता करना क्या है, बस मैं कह रहा हूँ ना पढ़ता जा, सिलेक्शन हो जाएगा। फिर दोस्तों से थोड़ी बात की, लेकिन दोस्तों से बात करने से ये चिंता खत्म नहीं होती है। लेकिन जैसे ये चिंता आती थी उस दिन मैं क्या करता था, मैं मेरी बताता हूँ। मैं जो टॉपिक पढ़े हैं उनके पेपर्स वगैरह लिए, या कोई पुराना इंटरव्यू पढ़ लिया, किसी का इंटरव्यू सुन लिया यूपीएससी का, या किसी का प्रोफेसर बने हैं, यूट्यूब पे खूब सारे आते हैं, वो इंटरव्यू सुन लिया या पुराने प्रश्न किए, तब लगता था कि यार ये चीजें की जा सकती है।
और वापस कहते हैं ना वो थोड़ी देर बाद में चीजें ठीक हो जाती, फिर 5-6 दिन बढ़िया पढ़ाई होती, फिर डाउन आता है, डाउन आते फिर वो चीजें वापस कुछ इंटरव्यू सुन लिए। अब जैसे आपको डाउन फील होने में लगा, आपने जैसे मुझे सुना, तो आपको लगेगा यार ये कितने साधारण व्यक्ति, इनका हो सकता है तो मेरा क्यों नहीं हो सकता है, मैं भी ऐसे ही करती हूँ। तो वो क्या होता है कि वो थोड़ी देर के लिए भाव आते हैं और भाव अपने आप बदल जाते हैं, वो हार्मोन्स होते हैं बेसिकली। आप अच्छा सोचते हैं तो अच्छे हार्मोन रिलीज होते हैं, बुरा सोचेंगे तो बुरे हार्मोन रिलीज होंगे। वो कहते हैं सैड सॉन्ग सुनोगे तो आप सैड हो जाओगे, जैसे ही वो डांस वाला सॉन्ग आते 2 मिनट में व्यक्ति थिरकने लगता है। वो जैसे चीजें सुनता है ना, जैसे वैसे उसके हार्मोन रिलीज होते हैं, वैसे ही वो प्रदर्शन करना शुरू करता है। तो ये चीजें चलनी चाहिए। जब जस्ट डाउन आता है उस समय थोड़ा सा वो चीजें पढ़ो या सुनो जो आपको ठीक महसूस करती है। मैं आपको एक छोटी सी बात और बताऊं, 2006-7 में मैंने तैयारी शुरू करी थी, तो उस समय मेरे पास में नेट जैसी कोई एक्सेस नहीं थी। तो 6 दिन पढ़ने के बाद मैं हर दिन जो पोर्शन पॉइंट हमें नहीं आते थे वो हम बुकलेट में नोट करके संडे को हम साइबर कैफे जाते थे। साइबर कैफे में 1 घंटे के 10 रुपए में आपको 1 घंटे इंटरनेट यूज करने दिया जाता था। 1 घंटे वहाँ साइबर कैफे पे बैठ के वो सारे पॉइंट्स वहाँ से गूगल में सर्च करके और हमारी सारी जो भी कंफ्यूजन थे वो क्लियर करके फिर वापस कर आते थे। तो 5-6 दिन पढ़ने के बाद जब डाउन फील होता था तब हम इस तरह से भी करते थे। तो ये भी एक तरीके से क्या होता था, बेसिक्स अच्छे होते थे, मन में रहता था कि हम पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये चीजें होती हैं तो उसको इस तरह से आउटकम किया जा सकता है। एआर भी कर लेते हैं, एग्जाम देने जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते वक्त हमें पता है कि इसका आंसर यही है, क्योंकि हम नेगेटिव भी करते हैं, ऐसा क्यों होता है? जबकि मुझे पता है इसका आंसर यही है। इस पे समर्थन ज्यादा है मतलब ये देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, बैठो आप। ये जो आप बता रहे हैं ये गलती 2 लेवल पे होती है। आप परीक्षा हॉल के अंदर जब प्रश्न हमें लग रहा है कि उत्तर यही है फिर भी हम दूसरा करके आते हैं, इसके पीछे 2 कारण होते हैं, 2 जगह सुधार करने की आवश्यकता होती है। पहला ड्यूरिंग प्रिपरेशन, तैयारी के दौरान, और दूसरा परीक्षा हॉल के दौरान। तैयारी के दौरान हमें 2-3 चीजें ध्यान रखनी होती है, तब दिक्कत नहीं आती है। जैसे मटेरियल हमेशा सीमित रखो। अगर आपने एक ही विषय वस्तु की 3-3 किताबें पढ़ ली तो अब लास्ट में उसको कलेक्ट कर नहीं पाओगे। परीक्षा में हर प्रश्न में आपको 2-2 उत्तर नजर आएंगे। जितना मटेरियल सीमित होगा उतनी एक्यूरेसी शानदार होगी। पहली गलती हम ये करते हैं कि हम किताबें इकट्ठी कर लेते हैं। दूसरी बात, मटेरियल सीमित होने के बाद में उसको अगर 6-7 बार कंटिन्यूसली बार बार उसको रिवीजन करते हैं तो तथ्य ऐसे याद होते हैं कि हमें पता रहता है कि किताब के किस भाग में लिखा हुआ है। मजाल है कि वो प्रश्न गलत हो जाए बाद में। दूसरी बात और तीसरी बात, अब मटेरियल सीमित है, बार बार रिवीजन हो गया, अब उसका करो अभ्यास। अभ्यास अगर नहीं किया तो पैराग्राफ पढ़ा हुआ है मगर पैराग्राफ से प्रश्न कैसे आता है ये आपको पता नहीं, प्रश्न आ गया अब वहां उलझ गए। क्योंकि जैसे मैं आपको अपने गद्यांश आता था, आपको पता होगा पठित और अपठित गद्यांश। गद्यांश को पढ़ने के बाद जब हम सवाल पढ़ते थे उसके बाद आपको पता वापस गद्यांश पढ़ना पड़ता था, क्योंकि गद्यांश पढ़ लिया फिर सवाल पढ़ने के बाद याद आता था यार गद्यांश को वापस देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब गद्यांश पढ़ा था उस समय मैंने ये नहीं सोचा कि इसमें सवाल कैसा आता है, लेकिन सवाल जब पढ़े तब पता चला कि अब हमें गद्यांश को पढ़ना है, क्योंकि अब हमें देखना है कि इसमें सवाल कैसे आता है। इसलिए कहते हैं कि जब आप एक बार थियरी पूरी कर लेते हो उसके बाद उसका पूरा सांगो पांग, राजस्थानी में कहते हैं ना, वैसे पूरा अभ्यास करो। एक बार अभ्यास करने के बाद वापस उस कंटेंट को पढ़ो, आपका पढ़ने का दृष्टिकोण बदल जाएगा। एक तो ये काम करने की आवश्यकता है। और बच्चे यही गलती करते हैं, फिर दोष देते हैं एग्जाम हॉल में। दोष हॉल का नहीं है। मैं आपसे पूछूं कि भारत की राजधानी कहां है, आप बड़ी खुशी खुशी कहोगे सर नहीं दिल्ली। क्यों? इसको इतना पढ़ा है कि याद है, इसमें कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश नहीं। लेकिन मगर ये आपको मैं कहूं ना कि भारत की राजधानी दिल्ली होने से पहले कलकत्ता थी। कलकत्ता किसने स्थापित की थी? जोर आ जाएगा उत्तर देने में। क्यों? पढ़ा नहीं है। इसलिए मैं ये कहता हूं कि 2 चीजों पे काम करिए। अगर आप चाहो कि भाई आपको आता हुआ गलत नहीं हो तो मटेरियल सीमित रखें, बार बार रिवीजन करें, भरपूर अभ्यास करें, और फिर देखना एग्जाम हॉल के अंदर जाओ, प्रश्न को हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ो, एक एक ऑप्शन को एलिमिनेट करो, फिर देखना आपका 5-7% से ज्यादा खराबी नहीं होगी। और ये सिलेक्शन है, और ये बहुत जरूरी होता है। क्योंकि ये आज की तारीख में सबसे बड़ी समस्या पता क्या है? एक स्टूडेंट की रूम में एक गाइड है, एक किताब है, कोचिंग के नोट्स है और कुछ और भी सामग्री है। अब 4 में से वो पढ़े क्या? अब वो सब रायता फैल गया, आधा अधूरा हो गया है। अब याद कुछ है नहीं, पढ़ा हुआ सब है, परीक्षा में चले गए, आ रहे हैं, एक्यूरेट नहीं आ रहे हैं। ईगो पे ले लेता व्यक्ति, पढ़ा हुआ है छोड़ सकता नहीं और फेल हो जाता है। बस इसके अलावा कुछ नहीं करना होता है, यही ध्यान रखना है इसमें। तो बात खत्म करें आप? हाँ बोल दे, खड़ी हुई तो बोल दे।
बेटा किसने कहा पढ़ाई इंटरेस्टिंग है? सबसे बोरिंग काम है ये। सबसे बोरिंग काम है पढ़ाई, क्योंकि आप वो चीजें याद कर रहे हैं जो आपने देखी नहीं है, आप वो पढ़ रहे हैं जो आप उस जीवन से गुजरे नहीं है। पढ़ाई इंटरेस्टिंग है नहीं, मगर जब आपको लगे कि पढ़ाई बहुत बोरिंग है, खराब है, उस समय आप ये सोचना है कि अगर नौकरी वोकरी नहीं लगे तो क्या होगा, तब मजबूरी से पढ़ाई अच्छी लगने लग जाएगी। नहीं नहीं सर, मतलब इंटरेस्टिंग तो लगती है, मतलब जब क्लास में सब पढ़ाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वही चीज मैं घर जाके पढ़ती हूँ तो मेरे को मतलब जब शिक्षक पढ़ाते हैं तब तो ठीक लगता है, और जब वापस आप घर जाके पढ़ते हैं तो वो ठीक नहीं लगता। ऐसा है, जब टीचर्स पढ़ाते हैं तो टीचर्स चीज़ों को बहुत सरल तरीके से आप तक पहुंचाते हैं, तब तो वो ठीक लगता है। और जब आप घर जाते हो तब आप खुद समझने की कोशिश करते हो, दिक्कत आती है। तो उसका एक ही उपाय होता है कि जब टीचर पढ़ाते हैं उससे पहले थोड़ा पढ़ के आओ, फिर पढ़ा दिया वापस फिर पढ़ो। क्योंकि देखो, पहले जब पढ़ के आओगे ना, तो जब मास्टर यहाँ पढ़ाएगा तब आपको लगेगा कि मुझे कैसे पढ़ना था, और फिर जब वापस घर जाके पढ़ोगे तब आपको लगेगा कि मैंने क्या गलतियां की थी। देखो, पढ़ के नहीं गए ना तो ये स्थिति होगी। पहले पढ़ के जाओ, यहां पढ़ो, फिर वापस आके घर फिर पढ़ो। क्योंकि पहले पढ़ने के बाद जब आप मास्टर से पढ़ोगे ना, तब आपको लगेगा कि हाँ, मुझे ये चीजें और पढ़नी चाहिए थी। दूसरी बार हो गया, फिर घर गए, फिर वापस पढ़ोगे, तो तीसरी बार पढ़ने के बाद चीजें समझ में आनी शुरू हो जाती है। ऐसा है, होता नहीं है कि भाई एक बार टीचर ने पढ़ाया, वो तो टीचर की मेहनत थी, फिर घर जाके वो चीजें अचानक से ठीक नहीं लगेगी। उसके लिए थोड़ा सा अभ्यास करना पड़ता है, और कोशिश करो कि जो शिक्षक आज पढ़ाने वाले हैं वो कॉलेज आने से पहले एक बार पढ़ के जाओ, तो ज्यादा अच्छा लगेगा। नमस्कार सर, मेरा पर्सन नॉर्मलाइजेशन पर है। मैंने पशु पंचायत को सीटी का एग्जाम दिया, तो मेरी फर्स्ट ईयर थी, तो मेरे क्या पशु पंचायत में नॉर्मल बेटे वो सीटी में और पेट का एग्जाम फॉर्म भरा है। तो मेरे मन में ये आता है सर कि मेरी सीट वो हो जाए कि उसमें से नंबर कटे, तो इसलिए मेरा बड़े में मन नहीं लगता है सर। तो कैसे मन लगाए? देखो, ऐसा है, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया का हमने विरोध भी किया था, और इसके विरोध का असर ये हुआ कि गवर्नमेंट ने ये भी कहा कि आगे जो परीक्षाएं हैं उनमें हम पुराने पैटर्न को चेंज करेंगे और बहुत एक्यूरेट आंकड़े जारी करने की कोशिश करेंगे। और इन्होंने कहा कि आगे हमारा नॉर्मलाइजेशन प्लस माइनस 3-4 नंबर तक ही रहेगा। तो जो पशु परिचय में हो चुका है ये आगे होगा नहीं, ये आप निश्चिंत रहिए। और बाकी थोड़ा पॉजिटिव सोचिए, क्योंकि हर बार बुरा नहीं होता, अच्छा ही होगा, क्योंकि कुछ चीज़ें अपने हाथ में नहीं होती। नॉर्मलाइजेशन जैसी ये सरकारी प्रक्रियाएं हैं, इनको अपन दूर नहीं कर सकते, मगर आगे इन्होंने आश्वासन दिया है कि आगे ऐसा नहीं होगा। तो आप बिल्कुल आश्वस्त रहिए और तैयारी करते रहिए, ठीक है? सर नमस्ते। हाँ बोलिए। मैं सदैव की 2017 से 21 तक इस कॉलेज का पूर्व छात्र रह चुका हूँ। मेरा क्वेश्चन सर आपसे ये है कि सर अभी तक अपन सेल्फ मोटिवेट कैसे रह सकते हैं? सेल्फ मोटिवेट, हाँ। सर मेरा कहना ये है कि अपन कहते क्या है और होता कुछ और है। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि सेल्फ मोटिवेटेड कैसे रहे, है ना? हाँ, देखो होता क्या है, जब व्यक्ति का जीवन अनियमित होता है ना, तो मोटिवेशन डाउन हो जाता है। मैं ये मानता हूँ, जैसे मैं मेरा एग्जांपल देता हूँ कि मुझे पता है कि मुझे सुबह 6 बजे उठना है, 6 से 8 मुझे पढ़ना है, 9 बजे मुझे क्लास लेनी है, 9 से 12 क्लास लेनी है, 1 बजे वहाँ जाना है। सुबह से लेके शाम तक इतना दौड़ते हैं कि मोटिवेशन अपने आप आ जाता है। जिस दिन आप नियमित काम नहीं कर रहे हैं तब आपका मोटिवेशन डाउन हो जाता है। तो कोशिश करिए कि आपका सुबह से शाम तक एक काम नियमित हो। बस आपको पता होना चाहिए कि मुझे मॉर्निंग में 3-4 घंटे पढ़ना है, दिन में ये करना है, शाम को ये। आपका शेड्यूल अगर फिक्स होगा तो कभी भी डिमोटिवेशन नहीं आएगा। ये मैं मानता हूं कि मोटिवेशन की आवश्यकता तब पड़ती है जब हम अनियमित हो जाते हैं। जो व्यक्ति जीवन में नियमित है उनको कभी भी मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो कोशिश करिए कि अगर आप नियमित रहेंगे तो सेल्फ मोटिवेट अपने आप रहेंगे, और नियमित रहेंगे तो आप अपने टारगेट भी पूरे कर पाएंगे। नियमित रहेंगे तो आप जो सोचोगे वो सब काम कर भी पाओगे। नियमित नहीं रहोगे तो आप कह रहे हो ना कि जो सोचते वो होता नहीं है। नियमित होना बहुत जरूरी है। भले मैं कहता हूं दिन में 4 घंटे पढ़ो, बट एक रेगुलर होना बहुत जरूरी है। तो कंसिस्टेंसी रखिए, एक शेड्यूल रखिए, और उसके अनुसार आप अपने आप को फिट करिए। देखो शुरुआत में दिक्कत आती है, लेकिन 20-21 दिन तक अपन कंटिन्यू प्रयास करते हैं तो अपन नियमित हो जाते हैं। नियमित होने के बाद आपको किसी मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती। सेल्फ मोटिवेटेड रहते हैं, जो सोचते हैं वो होता भी है फिर, ठीक है? हाँ, आवाज बेटा आ नहीं रही है। अब लास्ट प्रश्न मैं ले लेता हूं, फिर अपन
अपनी इस वार्ता को यहीं समाप्त करते हैं, हमें वापस जयपुर जाना है। हाँ बेटा, आ गया था बेटा, आ गया। हाथ में पेन रहता तो कॉन्फिडेंस रहता सर। हाँ यहीं से बोल दे बेटा। ट्वेल्थ के तुरंत बाद यूपीएससी की करनी चाहिए या एग्जाम देने के बाद करनी चाहिए? हाँ देखो, मैं ये मानता हूं कि 12वीं के बाद आप टारगेट रख सकते हो। देखो होता क्या है, एक गोल होता है, एक एम होता है, एक स्ट्रेटजी होती है, रणनीति होती है। आप गोल सेट कर सकते हो कि भाई हाँ मुझे आईएएस का करना है। 12वीं के बाद आप 3 साल तक यूपीएससी के अकॉर्डिंग ढंग से तैयारी कर सकते हैं। बढ़िया तैयारी कर लो, जैसे एनसीईआरटी पढ़ ली, बेसिक्स अच्छे कर लिए, सब्जेक्ट कर लिए, करंट अफेयर्स पढ़ लिया। आईएएस का सिलेबस अगर 3 साल में हम तैयार करते हैं ना, तो बाकी सारे एग्जाम्स उसके दायरे में आ जाते हैं। और 3 साल की तैयारी के बाद आपको एहसास हो जाता है कि आपका लेवल कहाँ पे है। तो 12वीं के बाद समय खराब करने की बजाय अगर आप सिविल की तैयारी करते हैं, ये तो बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है। और फिर दूसरा प्रश्न ये आता है कि बीच में कोई एग्जाम देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। तो मुझे ये लगता है कि देना चाहिए, क्योंकि देखो सीधे आईएएस का करने का मतलब ये है कि या तो आपके घर में सारे आईएएस वगैरह हो, या बहुत बड़ी बिजनेसमैन हो कि आपको किसी दूसरे अल्टरनेट की आवश्यकता नहीं है। अगर हम मध्यम वर्गीय परिवारों से आते हैं तो हमें अल्टरनेट रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये लंबी यात्रा, यूपीएससी में अनसर्टेनिटी बहुत है। प्री हो गया, मेंस की कोई गारंटी नहीं है, मेंस प्री हो गए, इंटरव्यू में सिलेक्शन की लास्ट गारंटी नहीं है, फिर वापस दूसरा अटेम्प्ट लेना, तीसरा लेना। नहीं तो क्या है कि अगर हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं और हमारे पास में एक जॉब होती है, तो उसके साथ रह के आप आराम से कर सकते बिना किसी सामाजिक दबाव के। तो 3 साल तक 12वीं के बाद समय बर्बाद करने की बजाय अगर 3 साल बहुत बढ़िया फाउंडेशन करते हैं, आप अपना जीके पढ़ते हैं, करंट पढ़ते हैं, सब्जेक्ट्स तैयार करते हैं, तो उसका बहुत फायदा मिलता है। देखो मैं बताऊं, मैं 12वीं के बाद जब कॉलेज में आया था तो मेरा ऐसा कोई आईएएस टारगेट था ही नहीं। मेरा टारगेट इतना था कि हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, बेसिक साइंस, रीजनिंग, मैथ, ये अच्छे होने चाहिए बस। और ये अच्छे किए तो वो अपने आप ही उसमें आ गए सारे। तो 12वीं के बाद 3 साल तक हमें फाउंडेशन बढ़िया करना चाहिए। फिर 12वीं के बाद आपको अपने आप पता चल जाएगा कि अब आपके कैसे करना है। तो फाउंडेशन पे काम करना जरूरी है। तो बच्चे 2-3 साल बिगाड़ देते यूं ही, 3 साल धक्के खा खा के बिगाड़ देते हैं। वो 1000 दिन वही थे। तो बेहतर तो यह है कि कुछ तो सीखते वहां पे, 2 सब्जेक्ट ही अच्छे कर लेते, जीवन सेट हो जाता। तो ये करना चाहिए। हाँ बाद में मिल लेना, कोई नहीं। ठीक, हाँ ये कर लेंगे बस। हाँ वो सबकी होती है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं इस दुनिया में परेशान नहीं है। देखो मैं हेल्थ से परेशान हूँ और कोई आर्थिक रूप से परेशान है, कोई परिवार से परेशान है। हमें हाँ देखो चैलेंजेस होते हैं, मैं मानता हूँ, मगर व्यक्ति की इच्छा शक्ति और प्लानिंग के आगे सारी चीजें बोनी हो जाती है। अगर हम ठान लेना कि ये करना है, वो कैसे करना है, विद प्रॉपर प्लानिंग के साथ में, तो आप उन जिम्मेदारियों का निर्वहन भी कर लोगे, पढ़ भी लोगे और जॉब भी ले लोगे। इतनी क्षमता होती है मनुष्य में, पता नहीं कहां से आती है इतनी क्षमता। बस अंदर से होना चाहिए कि मैं कर लूंगा ये। अरे मेरे पास ऐसी महिलाएं आती है, कई बार 2 बच्चे हैं, पति महोदय शराब पी के पड़े रहते हैं, उनके अफीम के लिए चाय अलग से बनानी पड़ती है। वो माता 2 बच्चों की माँ है, उन बच्चों को स्कूल ही भेजना है, खुद आंगनबाड़ी में काम करके आएगी, स्कूल में जाएगी, 2000 रुपये कमाएगी। उसके बीच में भी वो 2-2 घंटे के 3 स्लॉट काट के 6 घंटे पढ़ के पिछली 2nd ग्रेड में 700 रैंक के साथ सिलेक्शन हुई। वापस मिठाई लेके आई, मेरे को पूरी स्थिति बताई, क्योंकि मैंने उसके लिए कुछ टेस्ट सीरीज वगैरह कुछ फ्री करी थी। मैंने कहा इसके पास पैसे नहीं। अब 2 बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजती है, फिर खुद प्राइवेट स्कूल में जाती है 4 घंटे देने, फिर कुछ आंगनबाड़ी में काम करके आती है, और पति पड़े हैं घर पे दारू और अफीम में डूबे हुए, और छात्र उसमें बेरोजगारी भत्ते से बीएड करी, बेरोजगारी भत्ते से बीएड की 4 साल वाली। वो बीएड करने के बाद में 2nd ग्रेड की भर्ती आती है, सामाजिक में उसका सिलेक्शन होता है। अभी संस्कृत में उसका सिलेक्शन हो रखा डबल में, अब और उससे पहले हुआ, फिर ये बाद में परीक्षा में इसमें भी हुआ, और अब उसको आगे वो 1st ग्रेड की तैयारी कर रही है, जबकि घर की स्थिति बिल्कुल उसकी फेवर में नहीं है। आप सोचो कि जब ये हुआ जा सकता है तो हम भी इसको मैनेज कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे मैनेज करते हैं, क्योंकि आपकी स्थिति आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। तो पूरे कॉलेज परिवार का मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे आमंत्रित किया, और आप सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। खूब सारा पढ़िए, आगे परीक्षाएं हैं, पटवारी, ग्राम सेवक, एलडीसी वगैरह। आपकी रेंज में जो भी परीक्षा आती है उस परीक्षा को लेके आज से ही उस पर काम शुरू करें, खूब सारी मेहनत करें। इस दरमियान हमारी कहीं भी ज़रूरत पड़ती है तो हमें याद करें, हालांकि पर्सनल हम जवाब नहीं दे पाते,
लेकिन यूट्यूब के माध्यम से काफ़ी सारी चीज़ें हम क्लियर कर चुके हैं ऑलरेडी। तो कहीं पे भी आवश्यकता हो तो हम याद करें, हम कोशिश करेंगे कि आपकी समस्या का समाधान करें। इस क्षेत्र में आके आपका प्यार और ये जो स्नेह जिस लेवल का मिला है, इसको पाके मैं वाकई में अभिभूत हूँ, और एक शिक्षक के लिए इससे बड़े गर्व की कोई बात नहीं हो सकती। और भविष्य में चाहूँगा कि आप में से कोई स्टूडेंट आए और कहें कि सर 20 जून को कार्यक्रम था, हमने सुना था, उसके बाद हमने बहुत अच्छी तैयारी की, मेरा सर सिलेक्शन हुआ है और हम आपको मिठाई खिलाना चाहते हैं। तो आपकी मिठाई आएगी इन शब्दों के साथ, तो मेरा आना यहाँ सफल हो जाएगा और आपका यहाँ 2-2.5 घंटे बैठना सफल हो जाएगा। ये चीज़ ये मान के मैं वागड़ की तरह से वापस जयपुर की तरफ निकलूंगा। जयपुर से मुझे आगे वापस बाड़मेर निकलना है। तो इतना दोगे आप मुझे, ऐसी मुझे उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद पूरे कॉलेज परिवार का, बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद।